हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकेटिव रैंकर्स में। तो जैसा कि ऑलरेडी यूनिट 4, 5 हमारा अपलोड हो चुका है। तो अब बारी है यूनिट 1 की। यूनिट 1 से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको कर लिया है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे लेकिन मुझे लग रहे थे कि आ सकते हैं तो मैंने उसको भी लिख लिया। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक। इस जो हमारा ये टॉपिक है पहला, इसको हम डायमेंशन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। डायमेंशन या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या 5 वेज ऑफ बिग डेटा पूछे, आपको सब में यही लिखना है। तो पहला हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है साइज। वॉल्यूम किसको रेफर करता है? साइज को। जैसे बहुत ज़्यादा डेटा का होना ही वॉल्यूम है। जैसे बहुत सारा डेटा हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अब जैसे वॉल्यूम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? जैसे एक रूम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो उस रूम के वो वॉल्यूम को डिस्क्राइब करता है। तो बिग साइज़ के डेटा को ही हम लोग वैल्यू बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, सॉरी। ये डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है। जैसे कि ये जो डेटा होते हैं, जो हमारे बिग डेटा होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी होता है, सेंसर से जो डेटा होता है उन सब जगह से। एग्जाम्पल में जैसे फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से हर दिन पेटाबाइट्स में डेटा जनरेट करते हैं, उन सबको ही वॉल्यूम बोलते हैं। वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है डाटा आने की स्पीड, मतलब डाटा जो हमारा होता है किस स्पीड से आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब होता है कितनी तेज़ी, मतलब कितना फास्ट डाटा जो हमारा जनरेट कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी वेलोसिटी बोलते हैं। आज के टाइम में डेटा रियल टाइम में आता है, जिसे इमीडिएटली प्रोसेस करना होता है। अभी के टाइम में आप देख रहे होंगे जो डेटा हमारे आते हैं रियल टाइम में आते हैं, जिसको लाइव डेटा बोलते हैं, तो उसको हमको तुरंत प्रोसेस करना होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि स्टॉक मार्केट का डेटा या गूगल मैप्स का रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट करना, ये सब क्या होता है? वेलोसिटी होता है, मतलब कितनी तेज़ी से आ रहा है। फिर है हमारा तीसरा वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब किन किन सोर्सेज से डेटा हमारे पास आ रहा है, क्या क्या वैरायटीज़ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हो गया, टाइप्स के हो गया। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, मतलब 3 टाइप के डेटा होते हैं। 3 ही हमारे 3 टाइप वैरायटी हो गया डेटा के। एग्जाम्पल में जैसे जो व्हाट्सएप होता है उसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, वॉइस नोट भी दे सकते हैं। मतलब एक तो अगर हमारा हो गया प्लेन टेक्स्ट, वॉइस नोट में हमारा हो गया MP3, फोटो में आ गया हमारा जो भी हम लोग JPG या जो भी फॉर्मेट यूज़ करते हैं, वीडियो में MP4, ये सब। तो ये हर टाइप के डेटा को सपोर्ट करता है, जिसको हम वैरायटी बोलते हैं। फिर आता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी और ट्रस्ट, मतलब जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं कितना सही है, कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है। वेरासिटी का मतलब होता है डेटा कितना एक्यूरेट या रिलायबल है, मतलब कितना सिक्योर है वो डेटा। हर डेटा ट्रस्टेड नहीं होता, जैसे कि हर डेटा ट्रस्टेड नहीं होता। जैसे अभी के टाइम में फेक न्यूज़ बहुत फैलते रहते हैं, तो या नॉइजी डेटा, मतलब इनकम्प्लीट डेटा हो गया, या एरर आता डेटा के साथ, वो सब वैरायटी के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो एक्यूरेसी को नहीं शो करता। एग्जाम्पल में देख सकते हैं फेक न्यूज़ या डुप्लीकेट रिव्यू ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे, ये सब क्या होते हैं? हमारे फेक न्यूज़ होते हैं। मतलब वो जो हमारा वेरासिटी होता है डेटा के, उसके अंदर नहीं आते हैं। और लास्ट में हमारा ये 5 ये था, तो पाँचवा है हमारा वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है, जैसे अब कोई चीज़ की वैल्यू क्या होती है? इंपॉर्टेंस, मतलब डेटा का इंपॉर्टेंस, मतलब डेटा कब कहाँ काम आ रहा है। और कोई डेटा अगर हमारे काम आ रहा है तभी तो उसको हम स्टोर करके रखेंगे, जो डेटा हमारे काम ही नहीं आ रहा है तो उसको हम स्टोर क्यों करके रखेंगे? तो वही चीज़ है कि वैल्यू का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्या उस डेटा से हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ निकल रहा है। अगर डेटा यूज़फुल नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसे क्या करता है, वैल्यू का मतलब होता है, जैसे अमेजन पर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको रेलेवेंट चीज़ें दिखाते रहता है आपके हिस्ट्री से, मतलब आपकी वैल्यू को समझता है कि आप क्या, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ दिखाता है ताकि आप वहाँ से बाई कर सके। तो 5 V's डायमेंशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा यहाँ पे खत्म हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा डेटा एनालिसिस वर्सेस डेटा रिपोर्टिंग। तो पहले हम लोग डेटा एनालिसिस को देखते हैं। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है डेटा को डीपली अंडरस्टैंड करना, पैटर्न्स एंड इंसाइट्स निकालना। इंसाइट्स का मतलब होता है जो वैल्यूबल चीज़ है या इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा के अंदर से, वो चीज़ निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। जो भी डेटा एनालिसिस से क्या करते हैं हम लोग, मतलब पूरे एक एनालिसिस कर लेते हैं कि आगे क्या करना, आगे क्या नहीं करना है, तो इससे हम डिसीजन ले पाते हैं। पर्पस क्या होता है, मतलब पर्पस जो होता है डेटा एनालिसिस का, वो होता है एक्सप्लेन करना कि जो चीज़ें हो रही है क्यों हो रही है एंड फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके लिए हम कौन कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं? हमारा पाइथन में जो उसकी लाइब्रेरीज होती है पांडास और नमपाई, वो यूज़ करते हैं। फिर हमारा एक आर प्रोग्रामिंग होता है, फिर SQL यूज़ करते हैं इसके लिए, फिर पावर BI का भी यूज़ करते हैं। अब क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है? पहला हमारा लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, डोमेन नॉलेज होना चाहिए, मतलब इस फील्ड की नॉलेज होना चाहिए, और टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। आउटपुट में क्या आता है, जैसे फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के साथ, ट्रेंड्स जो भी आपके टाइम में ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, डेटा के अंदर कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं।
एग्जांपल है मतलब जो सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसके रीज़न को फाइंड करना। जैसे एनालिसिस करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हमारे सेल्स में क्यों बढ़ रहा है, सेल्स क्यों घट रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। डेटा रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है, सिर्फ डेटा को कलेक्ट करके प्रेजेंट करता है। ये सिर्फ डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, यूजुअली किस फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में विजुअली रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। पर्पस ये होता है, सिर्फ ये इन्फॉर्म कर रहा होता है कि क्यों हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है या क्या हो चुका है, मतलब क्या हो रहा है, सॉरी क्यों, क्यों वाला तो हमारा आता था एनालिसिस में, मतलब ये चीज़ क्यों हुई है। ये बताता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हो चुका है पीछे। टूल्स हम यूज़ करते हैं एक्सेल, पावरपॉइंट एंड टैब्लो। इसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है वो हमारा बेसिक कंप्यूटिंग स्किल चाहिए हमको। उसके आउटपुट से नंबर्स, मतलब या तो नंबर है टेबल के फॉर्म में आता है या बार चार्ट या पाई या और भी दूसरे तरीके से विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल में जैसे सेल्स रिपोर्ट ऑफ लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट को एक ग्राफ के जरिए या पाई चार्ट के जरिए इन सब चीज़ों को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बिग डेटा आर्किटेक्चर। तो आप डायग्राम देख लीजिए और एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर देना, बस बात करता हूँ और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे हमारा डेटा सोर्सेज, फिर डेटा स्टोरेज, फिर रियल टाइम इंजेशन, रियल टाइम मैसेज इंजेशन, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, फिर बैच प्रोसेसिंग इससे कनेक्टेड है और ये भी स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स, एनालिटिकल डेटा स्टोर से, फिर बैच प्रोसेसिंग एंड स्ट्रीम प्रोसेसिंग इससे कनेक्टेड है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग से, और नीचे हमारा लास्ट में है ऑर्केस्ट्रेशन। अब इसका काम क्या है समझते हैं नीचे। डेटा सोर्सेस क्या होता है, डेटा का मतलब कहाँ से डेटा आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग HDFS का यूज़ करते हैं जो डेटा को स्टोर करता है इसके अंदर। रियल टाइम मैसेज इंजेक्शन का मतलब होता है ये रियल टाइम में आने वाला डेटा को रिसीव करता है। जो भी रियल टाइम में जो डेटा आता है जिसको लाइव डेटा बोलते हैं, वो जो आता है क्या करता है, इसको स्टोर करता है या रिसीव करता है। जैसा कि मैसेज या सेंसर से कोई डेटा आता है उन सब चीज़ को ये रिसीव करता है। रिसीव करने का काम है रियल टाइम मैसेज इंजेक्शन का। फिर हमारे पास बैच प्रोसेसिंग, ये डेटा को एक साथ मतलब क्या करता है, डेटा को बैचेस के फॉर्म में प्रोसेस करता है। जैसे कि डेली सेल्स डाटा प्रोसेसिंग एंड नाइट, जो डेली सेल्स होता है हमारा, उसका जो डेटा प्रोसेसिंग हम कब करते हैं, रात को करते हैं ना, ताकि जो जब हमारी दुकान बंद होने वाली होती है उस टाइम करते हैं, जो कितना सेल हुआ है कितना नहीं। फिर आता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्ट्रीम का मतलब ही होता है रियल टाइम। स्ट्रीम अगर कहीं भी आए तो वहाँ पे आप सीधा लिखना है रियल टाइम। ये क्या करता है, रियल टाइम डेटा को इमीडिएटली प्रोसेस किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि रियल टाइम डेटा इमीडिएटली प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो डेटा चला जाएगा, फिर हमारे काम का कुछ रहेगा ही नहीं। अब जैसे एग्जांपल में फ्रॉड डिटेक्शन वाला ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, जब ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस टाइम फ्रॉड का डिटेक्शन करना कि क्या ये फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन है या क्या है क्या नहीं, इन सब चीज़ों को अच्छे से देखना। फिर आता है हमारा एनालिटिकल डेटा स्टोर। प्रोसेस डेटा को एनालिसिस के लिए स्टोर किया जाता है। एनालिटिकल डेटा स्टोर के अंदर क्या होता है, जो भी डेटा प्रोसेस हो चुका है उनको एनालिसिस के लिए स्टोर किया जाता है, मतलब उसको एनालाइज करने के लिए अब स्टोर किया जाता है। ये डाटा क्लीन होते हैं, मतलब ये डाटा जो होता है पूरा क्लीन होता है, कोई एरर नहीं होता है, फिल्टर्ड होता है, रेडी टू एनालाइज होता है, मतलब इसके अंदर ना कोई एरर होता है, कंप्लीट डेटा नहीं होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, जिसको आसानी से एनालाइज किया जा सके। फिर हमारा सातवां एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे डेटा का एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन होता है। जैसे हम वो एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पढ़े थे वही काम यहाँ पे होता है और वही सब टूल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर जो हमारा है लास्ट में ऑर्केस्ट्रेशन, ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड प्रोसेस है जो पूरे पाइपलाइन को मैनेज करता है। पाइपलाइन इन द सेंस कि जैसे आपस में जितने भी हमारे कंपोनेंट है एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना, उन सब चीज़ों को बैकग्राउंड में ये प्रोसेस करते रहता है। ये इंश्योर करता है कि हर कंपोनेंट सही ऑर्डर में एंड एफिशिएंटली वर्क करे। मतलब ये इंश्योर करता है कि मतलब चेक करता है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सही ऑर्डर में काम तो कर रही है, नहीं कि पहले डेटा यहाँ आ रहा है नहीं सीधा लास्ट में जा रहा है, ऐसा नहीं, मतलब एक सीक्वेंसली वे में जो ऑर्डर है बनाया गया है उससे फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यही था हमारा ये जो हम लोग पढ़ रहे थे बिग डेटा आर्किटेक्चर, और ये हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, फिर भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिग डेटा सिक्योरिटी। बिग डेटा में सिक्योरिटी का मतलब होता है क्या, जैसे अब मेरे पास डेटा है तो उसमें सिक्योरिटी हम क्या लगा सकते हैं, मतलब किस चीज़ से बचना होता है, अनऑथराइज एक्सेस से और साइबर अटैक से, डेटा ब्रीच ना हो जाए, इस सब चीज़ों को क्या होता है प्रोटेक्ट करना होता है। तो बिग डेटा सिक्योरिटी का मतलब यही होता है जो भी हमारे पास डेटा है उन सब चीज़ों को बचाना, साइबर अटैक से, अनऑथराइज एक्सेस से, मतलब कोई और इसको एक्सेस ना कर ले, डेटा ब्रीच ना हो जाए, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी जो होता है वो इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी मेंटेन हो। जो भी सिक्योरिटी होता है वो इंश्योर करता है कि डेटा एकदम सिक्योर हो, इंटीग्रेटेड हो और अवेलेबल हो
इसमें यूज़ किए जाते हैं कौन कौन से, जैसे कि इंक्रिप्शन करते हैं, हम डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं और किसी और फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऑथेंटिकेशन इसलिए करते हैं ताकि जिस यूज़र के लिए वो डेटा है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सके। फिर एक्सेस कंट्रोल करते हैं कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है। फायरवॉल्स लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए ताकि साइबर अटैक से हम लोग बच सकें। एग्जाम्पल में जैसे अगर किसी हॉस्पिटल का बिग डेटा, जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड है, कोई एक बिग डेटा है, अगर वो स्टोर है तो वो अनऑथराइज यूज़र से डेटा को एक्सेस ना कर पाए, उससे सिक्योरिटी पे काम होता है वहाँ पे। फिर हमारा बिग डेटा प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना किया जाए। प्राइवेसी का मतलब होता है जो भी हमारा पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है वो सब मिसयूज ना हो। बिग डेटा में बहुत बार पर्सनल जो भी पर्सनल लार्ज स्केल पर कलेक्ट होता है, जैसे मिसयूज होने का रिस्क होता है। जैसे बिग डेटा में बहुत बार क्या होता है, जो भी पर्सनल डेटा होता है जो लार्ज स्केल पर कलेक्ट होता है उसमें मिसयूज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए यूज़ होता है, जो भी प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटा एनोनिमाइजेशन, डेटा मास्किंग, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी बनाते हैं, डेटा को एनोनिमस फॉर्म में भेजते हैं, डेटा को मास्किंग करते हैं। अब बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हमारे, जैसे अपाचे हडूप है, अपाचे स्पार्क है, अपाचे फ्लिंक है, गूगल बिग क्वेरी है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। ये दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है हमारे, 2 मार्क्स के। फिर व्हाट कंस्टिट्यूट बिग डेटा प्लेटफॉर्म। और बिग डेटा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए क्या क्या चीज़ होगी। बिग डेटा प्लेटफॉर्म आर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड, एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है जो इंक्लूड करता है टूल्स फॉर डेटा स्टोरेज, जो जो यूज़ करते हैं डेटा स्टोरेज के जो टूल यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए, इंजेक्शन के लिए, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए। तो इनमें कौन कौन से हमारे टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टोरेज सिस्टम के लिए हम लोग SDFS यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के इंजन प्रोसेसिंग के लिए हम लोग स्पार्क और मैपरेड यूज़ करते हैं, इंजेक्शन टूल के लिए हम लोग फिल्म का यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन टूल के लिए टेबुलाई का यूज़ करते हैं, या पाई चार्ट या बार ग्राफ, इन सबका यूज़ करते हैं हम लोग। ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब आता है नेचर ऑफ डेटा। डेटा का नेचर क्वालिटेटिव मतलब होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब एकदम तरीके से डिफाइन किया जाता है। नॉन न्यूमेरिकल का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, एक तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता। क्वांटिटिव का मतलब होता है जो डेटा हम काउंट कर सकते हैं, एक तरीके से कितना क्वांटिटी ऑफ डेटा है। न्यूमेरिकल होता है, मेजरेबल होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज रो में होता है, जो स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे DBMS में हम लोग पढ़े होंगे रिलेशनल डेटा, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। उसको टाइप्स ऑफ ये डेटा हमारे अनस्ट्रक्चर में कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता, कोई इसका स्कीमा नहीं होता। प्राइमरी का मतलब होता है जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट वे में करते हैं, जैसे इंटरव्यू लेके, सर्वे करके। सेकेंडरी का मतलब होता है हम किसी के थ्रू डेटा, जैसे मान लीजिए कि कॉलेज का डेटा है तो हम कॉलेज के पास गए, कॉलेज से डेटा ले लिए स्टूडेंट की, तो वो इनडायरेक्ट वे हुआ, जिसको हम सेकेंडरी वे ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डेटा कहते हैं। फिर होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है इन्फाइनाइट डेटा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, किसी एक पर्टिकुलर रेंज तक। डिस्क्रीट का मतलब होता है कंटिन्यूअस काउंटेबल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4। इसका मतलब हो गया 1 1.1 1.2 ये टाइप का। तो यूनिट 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट थे लगभग सारे हो चुके हैं। और यूनिट इसके बाद यूनिट 2 और 3 कल दोपहर से पहले सारे मिल जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तब तक हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक ही रैंकर्स में। तो जैसा कि ऑलरेडी यूनिट 5 4 3 1 अपलोड हो चुके हैं, तो लास्ट बच गया था यूनिट 2। इसमें 2-3 टॉपिक ही है जो इम्पोर्टेंट थे, उन सबको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो जो इसमें पहला टॉपिक है वो है हमारा अपाचे हडूप। अपाचे हडूप होता क्या है। अपाचे हडूप हमारा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बिग डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अपाचे हडूप क्या है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो बिग डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। जब हमारा डेटा बहुत ही ज़्यादा लार्ज या कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते हैं उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, हडूप का रोल आता है। जहाँ पे हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस जैसे RDMS होते थे वो लोग हैंडल नहीं कर पाते थे डेटा को, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, हडूप का यूज़ करना शुरू कर दिए। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें है हमारा मैप रेड्यूस है, एक HDFS है, यार्न है, हडूप कॉमन है। यार्न पढ़ चुके हम लोग, HDFS यूनिट 3 में देख चुके हैं, मैप रेड्यूस हम लोग इसी यूनिट में देखेंगे, एंड हडूप कॉमन भी समझ लेंगे कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे SDFS। जब हम लोग यूनिट 3 में पढ़ रहे थे तो उसमें एच डी एफ एस क्या था। HDFS हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता था।
उसमें क्या होता था कि ये एक स्टोरेज सिस्टम होता है। एचडीएफएस हमारा एक स्टोरेज सिस्टम होता है जो बिग डेटा को मल्टीपल ब्लॉक्स में ब्रेक करके क्या करता है, अलग अलग नोड्स पे उसको स्टोर कर देता है। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उसमें। मैप रिड्यूस क्या करता है? मैप रिड्यूस एक प्रोसेसिंग मॉडल है जो क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको पैरेलल वे में प्रोसेस करता है। पहले डेटा को मैप करता है, देन उसको रिड्यूस ऑपरेशन करता है। पहले क्या करता है, मैपिंग करता है, फिर सप्लिंग करता है, फिर रिड्यूस करता है। इसको जब हम लोग मैप रिड्यूस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे देख लेंगे। अब यार्न क्या होता है हमारा? यार्न होता है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ये हडूप का रिसोर्स मैनेजर होता है, जैसे कि किसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, इन सब चीज़ों को वो प्रोवाइड करता है यार्न हमारा। अब हडूप कॉमन क्या है? हडूप कॉमन, इसमें वो लाइब्रेरीज एंड यूटिलिटीज होती है जो हडूप के बाकी कंपोनेंट के साथ यूज होती है। मतलब जो जो चीज़ें हडूप के बाकी जो कंपोनेंट, जैसे कि मैप रेडिस हो गया, एसडीएफएस हो गया, यार्न हो गया, इन सब चीज़ के साथ जो हमारा यूज होता है, उसका जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे लाइब्रेरीज इसके अंदर होती हैं। तो दूसरा टॉपिक आया था इसमें कि व्हाट इज द रोल ऑफ हडूप इन बिग डेटा प्रोसेसिंग। सॉरी, व्हाट इज द रोल ऑफ हडूप इन बिग डेटा प्रोसेसिंग। हडूप का क्या रोल है बिग डेटा प्रोसेसिंग में, वो बताना हमको। तो हडूप, हम जानते हैं कि हडूप क्या करता है, लार्ज स्केल डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करता है, प्रोसेस करता है या स्टोर करता है। ये क्या करता है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे स्टोर करता है। जो हमारा हडूप होता है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे स्टोर कर देता है, किसकी मदद से? एचडीएफएस की मदद से, जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डेटा सेव होता है। कंप्यूटर मीन्स नोड्स पे। फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए अगर एक नोड फेल हो जाता है तो तब भी हमारा जो होता है डेटा सेफ रहता है, क्योंकि मल्टीपल नोड्स पे सेव होते हैं हमारे। हडूप में एक डेटा पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू फास्ट होता है। जो हडूप होता है, डेटा डेटा में क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, मतलब एक साथ हम लोग रीड राइट ऑपरेशन कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हमारा वो फास्ट बन जाता है। इसका यूज ज्यादातर स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है। जो हमारा टाइप्स ऑफ डेटा होता है उसके लिए यूज होता है। फिर है हमारा मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो हडूप में लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। मैप रिड्यूस हमारा एक प्रोग्रामिंग मॉडल होता है। मैप रिड्यूस हमारा एक टॉपिक आ गया यहाँ पे कि मैप रिड्यूस क्या है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो हडूप में जो हमारा लार्ज स्केल डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसका मेन काम होता है डेटा को स्प्लिट, प्रोसेस एंड एग्रीगेट करना एफिशिएंटली और पैरेलल वे में। तो ये है हमारा मैप 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 रिड्यूस का डायग्राम, जहाँ पे हमको मिलता है इनपुट जो हम डेटा देते हैं, फिर हमारा मैप फंक्शन जो मैप करता है, फिर यहाँ पे सप्लिंग होती है इस यहाँ पे, फिर रिड्यूस फंक्शन उसको रिड्यूस करके आउटपुट जनरेट करता है। मैप फंक्शन क्या होता है? ये स्टेप क्या करता है, इनपुट डेटा को की वैल्यूज पेयर में ब्रेक करता है। जो भी इनपुट डेटा जाता है उसको की वैल्यू पेयर्स में ब्रेक करता है। मतलब की वैल्यू पेयर, जैसे ऑलरेडी हम लोग हर सब्जेक्ट में बात करते हैं की वैल्यू पेयर, जैसे वन ऐसे ऐसे करके। जैसे मान लीजिए कि कोई एप्पल है तो की वैल्यू, ये हमारा की हो गया और एप्पल हमारा वैल्यू हो गया। हर इनपुट से रिलेटेड इंटरमीडिएट आउटपुट जनरेट करता है। मतलब जितना भी इनपुट होता है ना उनसे कुछ ना कुछ रिलेटेड इंटरमीडिएट आउटपुट को ये जनरेट करता है। अब रिड्यूस फंक्शन क्या करता है? रिड्यूस फंक्शन ये स्टेप सिमिलर कीज को ग्रुप करता है। जो भी हमारे सिमिलर कीज, जैसे मान लीजिए कि वन 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 पे जैसे बनाना आ गया, बनाना आ गया, बनाना आ गया, तो लिख देगा बनाना 3 टाइम्स आया है, तो उसको एक ग्रुप करता है हमारा, एक तरीके से इकट्ठा करता है, एक साथ कर देता है, अलग कर देता है रिड्यूस फंक्शन। फिर उनका एग्रीगेट, जैसे कि कितना सम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, सबको फाइंड आउट करते हैं। अब सफलिंग क्या होता है? सफलिंग जो फेज होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या करता है, मैप फेज के आउटपुट को, जो भी मैप फेज का आउटपुट होता है उसको सेम कीज के अकॉर्डिंग ग्रुप करता है। जो भी सेम कीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रुप करता है। सेम की वाले वैल्यूज एक साथ सेंड किए जाएंगे रिड्यूस फेजेस में। जो भी सेम की वाले वैल्यूज होते हैं उनको क्या करते हैं, एक साथ हम लोग कहाँ भेजते हैं, रिड्यूस फेज में। आउटपुट हमारा फाइनल आउटपुट होता है, जैसे कि एग्रीगेट वैल्यू के फॉर्म में होता है, पेयर में होता है, एंड एसडीएफएस में स्टोर कर लिया जाता है उसको। अब मैप रिड्यूस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? मैप रिड्यूस का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग, पहला डेटा को मल्टीपल मशीन्स पे एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग। स्केलेबल है, मतलब पेटाबाइट्स, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज डेटा को हैंडल कर सकता है। फॉल्ट टॉलरेंस है, अगर कोई मशीन फेल हो जाता है तो डेटा लॉस नहीं होता इसमें, क्योंकि मल्टीपल नोड पे हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं। फिर है बैच प्रोसेसिंग, लार्ज डेटा सेट्स पे वन टाइम प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट होता है।
जो भी लार्ज डेटा सेट होता है उसको बैच क्या करते हैं, बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है बैच ग्रुप में इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डेवलपिंग द मैप रेड्यूस एप्लीकेशन, मतलब मैप रेड्यूस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास। तो मैप रेड्यूस एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला है ये स्टेप कि हमको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको डेटा प्रोसेसिंग का गोल समझना होगा कि हमको जो भी डाटा प्रोसेस करना है किस वे में करना है, कैसे करना है, क्या डेटा है, इन सब चीज़ों को हमको समझना होगा। फिर उसके बाद हमको एक हडूप इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा। आपको हडूप का इंस्टॉलेशन करना होगा, हमको हडूप इंस्टॉल करना पड़ेगा, हडूप क्लस्टर में एप्लीकेशंस रन करना होंगे। तीसरा, क्रिएट द इनपुट डेटा। अब जाहिर सी बात है कि जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तब इनपुट डेटा तो देंगे ही, तो उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, अपना डेटा प्रिपेयर करेंगे। यूजुअली एक टेक्स्ट फाइल होती है जो एसडीएफएस में अपलोड की जाती है, और इसके लिए कमांड यूज होता है एसडीएफएस डीएफएस स्पेस पुट सॉरी डैश पुट इनपुट डॉट टीएक्सटी स्लैश इनपुट। इससे क्या होता है, डेटा हमारा एसडीएफएस में स्टोर हो जाता है। स्टेप 4 में राइट द मैप फंक्शन। अब हम लोग मैप फंक्शन क्रिएट करेंगे। मैप फंक्शन इनपुट डेटा को की वैल्यू पेयर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जैसे कि हम लोग मैप रेड्यूस में पढ़ चुके हैं, की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करता है। ये मोस्टली लाइन बाय लाइन डेटा रीड करता है। ये क्या करता है, ज़्यादातर लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करता है, जो भी इंटरमीडिएट आउटपुट होते हैं उसको जनरेट करता है। स्टेप 5 है हमारा राइट द रेड्यूस फंक्शन। जो भी अब हम मैप मैप फंक्शन लिख चुके हैं, अब रेड्यूस फंक्शन लिखेंगे। रेड्यूस फंक्शन क्या करता है, जो भी सेम कीज होती है, मतलब सिमिलर टाइप के जो कीज होती है उनको एक वैल्यूज को एग्रीगेट करता है, अनलाइक सम काउंट, मतलब क्या क्या है उस सब चीज़ों को रखता है, जैसे इस फॉर्म में यहाँ पे की आता है, और यहाँ पे हमारा एग्रीगेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे बनाना 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 एप्पल बनाना एप्पल ऐसे है, इसको छाटेगा कि बनाना हमारा 3 बार आया और एप्पल 2 बार आया, तो रिड्यूस फंक्शन इसको रिड्यूस कर दिया 3 और 2 में। अब छठा स्टेप है हमारा कॉन्फ़िगर द जॉब। जो भी जॉब है उसको कॉन्फ़िगर करना। आपको मैप रेड्यूस जॉब के लिए ड्राइवर कोड राइट करना होता है। जो भी हमारा मैप रेड्यूस होता है उसके लिए ड्राइवर कोड को राइट करना होता है, जो जॉब को कॉन्फ़िगर करता है, जैसे कि इनपुट एंड आउटपुट पाथ को, कि इनपुट का पाथ क्या है, आउटपुट का पाथ क्या है, मैपर एंड रेड्यूसर क्लास क्या क्या है, आउटपुट डेटा टाइप्स ये सब क्या है, इन सब चीज़ों को बताता। सेवेंथ स्टेप है हमारा कंपाइल एंड पैकेज। जावा कोड को कंपाइल करके डॉट जार फाइल बनाई जाती है। कंपाइल इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा जावा का कोड होता है उसको कंपाइल करते हैं और डॉट जार एक फाइल बनाते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम लोग लास्ट में एप्लीकेशन को रन कराते हैं, जो भी जार फाइल होता है उसको हडूप के ऊपर रन करते हैं। हमारा यहाँ पे जो भी मैप रेड्यूस एप्लीकेशन था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हडूप क्लस्टर। इसको हम लोग यूनिट 3 में भी पढ़े थे और इसमें भी देखते हैं। हडूप क्लस्टर होता क्या है। हडूप क्लस्टर एक कलेक्शन होती है नोड्स की जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करते हैं। हडूप क्लस्टर क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक कलेक्शन होती है नोड्स की। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो विच वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो भी हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करती है। हडूप क्लस्टर क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करती है, ताकि क्या होता है जो भी बिग डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस किया जा सके, जो भी हमारा बिग डेटा को क्या कर सके, स्टोर और प्रोसेस कर सके हम लोग। अब टाइप्स ऑफ नोड्स इन हडूप क्लस्टर। हडूप क्लस्टर के अंदर नोड्स के कितने टाइप होते हैं। पहला मास्टर नोड, दूसरा स्लेव नोड। हम लोग जब पढ़ रहे होंगे एसडीएफएस उसके अंदर हम लोग पढ़े हैं मास्टर नोड और स्लेव नोड। मास्टर नोड क्या करता है, ये हैंडल करता है क्लस्टर कोऑर्डिनेशन में, जो भी क्लस्टर कोऑर्डिनेशन होता है उसके अंदर उसको हैंडल करता है। कॉमन सर्विसेज जैसे कि नेम नोड होते हैं एसडीएफएस के अंदर, और रिसोर्स मैनेजर हमारा होता है कहाँ पे, यार्न के अंदर। दूसरा फिर हमारा स्लेव नोड, ये एक्चुअल डेटा स्टोर एंड प्रोसेस करते हैं। जो स्लेव नोड होता है जो एक्चुअल डेटा होता है उसको स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है। सर्विसेज है जैसे कि डेटा नोड, टास्क ट्रैकर। अब टाइप्स ऑफ हडूप क्लस्टर, जो हम लोग अभी पीछे भी देखे थे, 2 टाइप के होते हैं, स्यूडो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हमारा एक है फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो स्यूडो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर है, सब कुछ एक ही मशीन पर रन होता है, जैसे कि लैपटॉप। स्यूडो का मतलब होता है कि सब कुछ एक ही मशीन पर रन होता है, मेनली टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। जो स्यूडो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स है ज़्यादातर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। फिर है हमारा फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स।
मल्टीपल मशीन्स का यूज़ होता है। जो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में क्या करते हैं, मल्टीपल मशीन्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में यूज़ होता है। हाई परफॉर्मेंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस होता है, परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा होती है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि डेटा अलग अलग नोड पे स्टोर होती है। अगर एक नोड फेल भी हो जाता है तो हम डेटा को ईजिली रिकवर कर सकते हैं। अब हडूप क्लस्टर्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला है स्केलेबिलिटी। हम इसमें क्या कर सकते हैं, ईजिली नोड्स को ऐड या रिमूव हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर एक नोड फेल भी हो जाता है तो जो भी रेप्लिकेटेड नोड होते हैं वहाँ से हमको डेटा मिल जाते हैं। फिर है इसमें हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। कमोडिटी हार्डवेयर, कमोडिटी हार्डवेयर का मतलब होता है सस्ता कंप्यूटर से सस्ते सर्वर्स का यूज़ करना, जिसमें हमें कम पैसे लगते हैं। अब हडूप क्लस्टर्स के मेन कंपोनेंट क्या क्या हमारे हैं। पहला है एच डी एफ एस, यार एंड मैप रेड्यूस। एच डी एफ एस होता है हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो बिग डेटा को, जो भी लार्ज 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 साइज डेटा होता है उनको क्या करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है। यार्न होता है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है। मैप रेड्यूस हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसके जरिए हम बिग डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं इन बैच प्रोसेसिंग वे में, मतलब बैच बना बना के। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सारे हो चुके हैं। इन सब के कंबाइंड वीडियो कल मिल जाएंगे, कल तक आपके पास, कल परसों और उसके नेक्स्ट डे टाइम है, आप अच्छे से कर लेंगे वहाँ भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक ही टू रैंकर्स में। तो जैसा कि यूनिट 1, 4, 5 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अभी हम लोग करेंगे यूनिट 3 एंड यूनिट 2 जल्दी हो जाएगी अपलोड, एंड साथ में 1-2 आवर के अंदर हम लोग करेंगे पूरा 5 यूनिट, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। यूनिट 3 से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो पहला हमारा HDFS। HDFS जो होता है वो हमारा है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसका जो डिज़ाइन होता है, स्पेशली जो भी हमारा बिग डेटा होता है उनको स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। इसका जो गोल होता है, जो भी हमारे ह्यूज साइज के जो डेटा होते हैं उसको एफिशिएंटली स्टोर किया जा सके, एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का यूज करके। हम लोग जो भी लार्ज साइज की डेटा डेटा जो भी हमारे लार्ज साइज का जो डेटा होता है उनको प्रोसेस कर सके इफिशिएंटली एंड स्टोर कर सके। अब इसका डायग्राम है यहाँ पे हमारे पास। ये हमारा डेटा नोड्स है। रैक 1 में ये डेटाज है, रैक 2 में डेटा है। क्लाइंट यहाँ से स्टोर है ऐसे, फिर रीड करने के लिए क्लाइंट के पास गया, फिर मेटा डेटा यहाँ से, फिर नेम नोड पे। इसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स है पहले वो सब लिख लेना है, डायग्राम बना लेना है, एंड इसके अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है उन सबको क्या करना है, डिफाइन कर देना। तो इसमें जो पहला है हमारा नेम नोड। नेम नोड क्या होता है, इसको मास्टर नोड भी कहते हैं, नेम नोड को मास्टर नोड कहते हैं। ये HDFS का क्या होता है, एक सेंट्रल ब्रेन होता है। ये मेटा डेटा हैंडल करता है, यानी कि जो फाइल का नेम, साइज, लोकेशन, सब ब्लॉक्स, मतलब ब्लॉक्स का जो लोकेशन है, किस डेटा नोड्स पे ब्लॉक्स है, ये सब चीज़ों को क्या करता है, ये हैंडल करता है। जब कोई ब्लॉक, मतलब जब कोई क्लाइंट फाइल एक्सेस करता है, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है, वो किसी फाइल को एक्सेस करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो रिक्वेस्ट कहाँ भेजता है, नेम नोड के पास भेजता है। और डेटा नोड हमारा क्या होता है, डेटा नोड, इसको स्लेव नोड भी कहा जाता है। जो हमारा डेटा नोड होता है उसको स्लेव नोड भी कहते हैं। ये एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स को स्टोर करते हैं, जो भी हमारा जो एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स होता है उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है। हर फाइल के ब्लॉक्स को मल्टीपल डेटा नोड्स में स्टोर किया जाता है। मतलब जितने भी फाइल्स होते हैं, और जो मतलब जितने भी फाइल्स के जो ब्लॉक्स होते हैं, हर फाइल के एक ब्लॉक्स होता है। जो भी डेटा स्टोर या रीड करते हैं हम लोग उसको ब्लॉक्स के फॉर्म में करते हैं। तो जो भी फाइल्स का जो ब्लॉक्स होता है उसको मल्टीपल डेटा नोड्स पे स्टोर किया जाता है। बाय डिफॉल्ट 3 कॉपीज को स्टोर करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि इन केस अगर नोड फेलियर भी हो जाए तो हम डेटा को रिकवर कर सकें। डेटा नोड्स रेगुलर हार्टबीट सिग्नल। डेटा नोड्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा नोड्स रेगुलर हार्ट बीट सिग्नल सेंड करता है नेम नोड को, ताकि सिस्टम को पता रहता है कि वो अभी तक जिंदा है, मीन्स अलाइव है, काम कर रहा है। इसमें क्लाइंट जो होता है वो यूज़र या एप्लीकेशन होता है जो HDFS से इंटरेक्ट करता है। जो भी यूज़र या कोई भी एप्लीकेशन जो HDFS से इंटरेक्ट करता है उसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट क्या करता है, नेम नोड से मेटा डेटा लेता है। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा का जो डेटा होता है उसको मेटा डेटा बोलते हैं। तो वो हमारा क्या करता है, मेटा डेटा लेता है, एंड देन डेटा नोड से, नेम नोड से मेटा डेटा लेता है, एंड डेटा नोड से क्या करता है, एक्चुअल डेटा पे रीड या राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है।
अब है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? एचडीएफएस में हर फाइल को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। जो भी हमारे फाइल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिसको हम लोग ब्लॉक करते हैं। उसी फॉर्म में इसको स्टोर भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा रेप्लिकेशन इन एचडीएफएस। मतलब डाटा कैसे रेप्लिकेट करते हैं, मतलब उसका डुप्लीकेट फॉर्म कैसे एचडीएफएस पे स्टोर करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब ही होता है कि डेटा का मल्टीपल कॉपीज बनाना। और बाय डिफॉल्ट हम लोग कितने कॉपीज बना सकते हैं? 3। ज़्यादा भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एचडीएफएस में हर फाइल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। और जितने भी जैसे फाइल जो हम लोग अपलोड करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको क्या करता है, ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। एंड हर एक ब्लॉक की कॉपीज बनाई जाती है, हर एक ब्लॉक की एक कॉपीज बनाई जाती है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर हमको पता है ये 3 होता है। और 3 डिफरेंट डिफरेंट डेटा नोट्स पे स्टोर होगी, ताकि अगर एक डेटा नोट से अगर वो फेल भी हो जाता है, करप्ट हो जाता है हमारा, तो 2 बचे रहेंगे, वहां से हम लोग कवर कर सकते हैं। अब है कि रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों है। पहला हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर एक डेटा नोड फेल हो जाए, जैसा कि हम बता रहे थे कि अगर एक डेटा नोड भी फेल हो जाता है, तो उस ब्लॉक की कॉपी किसी और डेटा नोड में ऑलरेडी होती है। जाहिर सी बात है, एक जगह से फेल हो जाएगा, 3 कॉपीज है तो 2 और कॉपीज बचेंगे, वहां से हम लोग उसको ले सकते हैं। फिर है हाई अवेलेबिलिटी। सेम फाइल्स मल्टीपल नोड्स में अवेलेबल होने से क्लाइंट फास्ट एक्सेस कर पाता है। फिर हमारा डाटा रिलायबिलिटी, हार्डवेयर फेलियर होने पर भी डेटा लॉस नहीं होता है। अब रेप्लिकेशन काम कैसे करता है। जब कोई फाइल एचडीएफएस में स्टोर होती है तो उसको ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है। पहला काम है कि जो फाइल आया उसको ब्लॉक्स में ब्रेक किए। फिर हर ब्लॉक की क्या करते हैं, एक रेप्लिकेशन फैक्टर अकॉर्डिंग कॉपीज बनाई जाती है। जो भी मतलब कितना है उसकी कॉपीज चाहिए, उसको हम पहले वो करते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं। फिर नेम नोड डिसाइड डिसाइड करता है कि कौन से ब्लॉक की कॉपी किस डेटा नोड पे होगी। जो हमारा नेम नोड होता है, जो मास्टर नोड होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी जो ब्लॉक होगी कॉपी की, किस डेटा नोड पे हमारी स्टोर की जाएगी। अगर कोई डेटा नोड डाउन हो जाए, मतलब अगर फेल हो जाए, तो नेम नोड तुरंत रेप्लिकेशन कंप्लीट करने के लिए न्यू नोड पर कॉपी क्रिएट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि एक नेम नोड पे हमको रेप्लिकेट करना है, लेकिन वो डाउन हो गया, फेल हो गया, तो क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा नोड है वो दूसरे नेम नोड पे उसको करने की इजाज़त देगा, या एक नया नोड नेम नोड बना देगा वहाँ पे। फिर हमारा हाउ डज एच डी एफ एस स्टोर, रीड एंड राइट फाइल्स। मतलब कैसे एच डी एफ एस में हम डेटा को स्टोर करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि स्टोर कैसे होता है। जब कोई फाइल एच में अपलोड की जाती है, जैसे जैसे कोई फाइल आया, तो एच में जब स्टोर करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फाइल को थ्रू एच पुट कमांड, तो वो फाइल छोटी छोटी ब्लॉक्स में पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो ब्लॉक का साइज होता है बाय डिफॉल्ट 120 MB होता है, या 64 MB भी हो सकता है किसी पुराने वर्जन में। अब हर ब्लॉक्स को क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा नोड पे स्टोर किया जाता है। पहले क्या किया, डेटा आया, उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किए। ब्लॉक्स का साइज 128 या 64 हो सकता है ओल्डर वर्जन में। फिर उस ब्लॉक को क्या करते हैं, एच के मल्टीपल डेटा नोड पे स्टोर किया जाता है। और मल्टीपल नोड पे डेटा को स्टोर करने को ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। एच का नेम नोड मैनेज करता है कि कौन सा ब्लॉक किस डेटा नोड पर होगा। जो नेम नोड होता है वो मैनेज करता है कि कौन सा ब्लॉक किस डेटा नोड पर स्टोर किया जाएगा। नेम नोड के पास सिर्फ मेटा डेटा ही होती है, और नेम नोड के पास क्या होता है, सिर्फ मेटा डेटा होता है, जैसे कि फाइल का नाम, ब्लॉक का लोकेशन क्या है, कौन कौन सी परमिशन है, ये सब। तो ये हो गया कि हम लोग फाइल पे क्या स्टोर कैसे करते हैं। फिर है हमारा हाउ डज, मतलब हाउ एच डी एफ एस रीड फाइल्स, मतलब एच डी एफ एस फाइल को रीड कैसे करता है। जब क्लाइंट एक फाइल रीड करता है तो पहले वो नेम नोड से पूछता है कि ब्लॉक्स कहाँ स्टोर्ड है। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, फाइल को रीड करना है, तो पहले मैं नेम नोड के पास जाऊंगा, क्योंकि नेम नोड के पास क्या होता है, मेटा डेटा होता है। वो हमको बताएगा ब्लॉक का लोकेशन। तो उस लोकेशन पर जाके तब हम वहाँ पे रीड कर पाएंगे। तो नेम नोड क्लाइंट को बताता है ब्लॉक के एग्जैक्ट डेटा नोड लोकेशन। मतलब नेम नोड पे एक रिक्वेस्ट बोलते हैं कि हमको कहाँ स्टोर है वो डेटा, वो ब्लॉक्स वो बताइए। तो नेम नोड क्या करता है, क्लाइंट को बताता है ब्लॉक का एग्जैक्ट लोकेशन। उसके बाद क्या होता है, जो जो क्लाइंट होता है डायरेक्टली डेटा नोड से ब्लॉक ब्लॉक बाय ब्लॉक रीड करता है। उसके बाद जब ब्लॉक्स कंबाइन करके ओरिजिनल फाइल मिल जाती है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उन सबको कंबाइन करके एक ओरिजिनल फाइल मिल जाती है, जिसको हम रीड कर लेते हैं। फिर होता है हमारा कैसे राइट करते हैं, हाउ हाउ एच डी एफ एस राइट फाइल्स। जब क्लाइंट कोई न्यू फाइल राइट करता है तो वो फाइल ब्लॉक्स में ब्रेक होती है। कहानी वही है कि जब नई फाइल्स को राइट करना होता है, तो जो भी फाइल्स होती है उनको क्या करती हैं, ब्लॉक्स में हम लोग ब्रेक करते हैं। उसके बाद क्लाइंट पहले नेम नोड से परमिशन लेता है टू क्रिएट ए न्यू फाइल।
जो भी क्लाइंट होता है वो हमारा क्या करता है, नेम नोड से परमिशन लेता है एक नया फाइल बनाने के लिए। नेम नोड एक ब्लॉक आईडी असाइन करता है, जो नेम नोड होता है एक ब्लॉक आईडी असाइन करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा नोड यूज होगा। क्लाइंट ब्लॉक को पहले एक डेटा नोड को सेंड करता है, जो भी क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट ब्लॉक को पहले एक डेटा नोड को सेंड करता है। जो भी ब्लॉक होता है क्लाइंट क्या करता है, उसको पहले एक डेटा नोड को सेंड करता है। देन वो डेटा नोड उसी ब्लॉक को नेक्स्ट टू डेटा नोड्स में सेंड करता है। तो उसी ब्लॉक को क्या करता है, जो डेटा नोड होता है, डेटा नोड्स होते हैं हमारे, वो अगले दो डेटा नोड्स को सेंड करता है। इसी को बोलते हैं पाइपलाइन रेप्लिकेशन। अब है जब सारे ब्लॉक्स लिख दिए जाते हैं तब फाइल एच में कम्प्लीटली राइट हो जाती है। उसके बाद जब क्या होता है, जब सारे जो हमारे सारे फाइल्स, जो भी हमारे सारे ब्लॉक्स होते हैं, वो अच्छे से लिख दिए जाते हैं वहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग राइटिंग फाइल्स इन एच। अब उसके बाद हमारे बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ यूजिंग एच। मतलब क्या क्या हमारे बेनिफिट्स है, क्या क्या चैलेंजेस है एच को यूज करने के। पहले देखेंगे बेनिफिट्स। फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है एच में हर ब्लॉक का मल्टीपल रेप्लिकेशन बनता है। मल्टीपल रेप्लिकेशन बनाते हैं ताकि अगर एक नोड पे फेल भी हो जाए तो हम वहाँ दूसरी जगह से एक्सेस कर लें। अगर एक डेटा नोड फेल हो जाए तो डेटा को रिकवर कर सकते हैं वही चीज़ों की। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है आप डेटा नोड्स ऐड कर सकते हैं इजीली सिस्टम को और स्केल कर सकते हैं। ये सिस्टम पेटाबाइट डेटा तक को, मतलब ह्यूज साइज ऑफ डेटा तक को ये हैंडल कर सकता है। हाई थ्रूपुट। लार्ज फाइल्स को पैरेलल में रीड राइट किया जा सकता है। जो भी लार्ज फाइल्स होती है उनको पैरेलली रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो हमारा एच होता है ज़्यादातर कमोडिटी हार्डवेयर का यूज़ करता है, मतलब जो सस्ते सर्वर्स होते हैं उन सब चीज़ों का यूज़ करता है, जिससे क्या होता है पैसे कम लगते हैं। फिर है डेटा लोकेलिटी कॉन्सेप्ट। कंपटीशन को जो भी हमारा कंपटीशन होता है, कंपटीशन को वहाँ सेंड किया जाता है। जो भी कंपटीशन होता है हमारा, उसको सेंड किया जाता है जहाँ डेटा ऑलरेडी स्टोर होता है। इससे नेटवर्क बॉटलनेक्स कम हो जाती है। नेटवर्क बॉटलनेक का मतलब होता है कि ज़्यादा लंबा टाइम पाथ, मतलब जो भी डेटा स्टोर करने या एक्सेस करने में जो लंबा टाइम लगता है वो कम हो जाता है। एंड प्रोसेसिंग इससे क्या होती है, फास्ट हो जाती है। फिर हमारा चैलेंजेस ऑफ एच। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे एच के। पहला स्मॉल फाइल प्रॉब्लम। अब ये क्या करता है, जो भी एच है वो ब्लॉक बाई ब्लॉक हमारा फाइल को स्टोर करता है। तो अब स्मॉल फाइल आएगी तो उसको भी ब्लॉक ब्लॉक करेगा, ब्लॉक में डिवाइड करके। इससे क्या होगा कि जो मेमोरी होगी, जो नेम नोड का मेमोरी होगा वो ओवरलोड हो सकता है। फिर हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर नेम नोड क्रैश हो गया तो पूरा एच इनएक्सेसिबल हो जाता है, क्योंकि नेम नोड पे क्या होता है जितने भी हमारे डेटाज होते हैं सब स्टोर होते हैं। फिर है लेटेंसी इन राइट ऑपरेशंस। लेटेंसी का मतलब होता है डिले होना। जो भी राइट ऑपरेशन में डिले होता है उसको बोलते हैं लेटेंसी इन राइट ऑपरेशंस। उसके बाद है नॉट सुटेबल फॉर रियल टाइम एक्सेस। जो भी एच हमारा होता है वो किस लिए होता है, बैच प्रोसेसिंग के लिए। रियल टाइम में डेटा को एक्सेस करना ये सूटेबल नहीं है, मतलब इसमें नहीं कर सकते हम लोग। फिर हमारा सिक्योरिटी लिमिटेशंस। डिफ़ॉल्ट एच में जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं। एक्स्ट्रा टूल्स जैसे कि हम लोग जो यूज़ करते हैं, कैरबेरोस का यूज़ करते हैं, पड़ता है फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन, मतलब जो भी ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, कैरबेरोस का यूज़ करते हैं, जो एक टूल होता है जो सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है। अब है सेटअप है हडूप क्लस्टर, मतलब हडूप क्लस्टर को कैसे हम लोग सेटअप करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हडूप क्लस्टर होता क्या है। हडूप क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है जो भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं उनका एक ग्रुप, क्लस्टर। हडूप क्लस्टर एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब नोड्स होता है, बहुत सारे नोड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं, जो कंबाइन होकर क्या करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस करते हैं। किसका किसका यूज़ करते हैं, यूजिंग एच मैप रेड्यूस या यार्न का, जो भी उसके फ्रेमवर्क होते हैं। अब इसमें है कि पहला क्लस्टर का टाइप चुनेंगे कि किस टाइप के क्लस्टर हमको बनाना है। पहला हमारा सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड या फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मोड, किस टाइप के हमको क्लस्टर्स बनाने हैं। फिर उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो इसको हम क्लस्टर स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, मतलब क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करेंगे, उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे लिनक्स का, जावा यूज़ करेंगे जावा 8 और जावा 11। रैम जब हम लोग यूज़ करेंगे तो मिनिमम 8 GB पर नोड होने चाहिए। सीपीयू में जो यूज़ करेंगे मिनिमम 4 कोर्स होने चाहिए हमारे पर नोड। स्टोरेज के लिए 1 TB प्लस हमको चाहिए पर नोड पे। नेटवर्क में हम लोग यूज़ करेंगे हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क का। अब क्या क्या स्टेप्स है हडूप क्लस्टर को सेटअप करने के।
पहला है कि जावा को हम लोग जितने भी नोट्स होते हैं उन सब पे इंस्टॉल करेंगे, एक हडूप यूज़र बनाएंगे, एक पासवर्ड को सेटअप करेंगे वहाँ पे, और डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे हडूप को। फिर जो भी हमारा एक्सएमएल फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर नेम नोड को फॉर्मेट करेंगे, फिर एचडीएफएस को स्टार्ट करेंगे और यान को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको टेस्ट कर लेंगे। क्लस्टर का आर्किटेक्चर है यहाँ पे हमारे पास हडूप क्लस्टर, स्विच, स्विच यहाँ पे हमारे पास रैक स्विच, रैक स्विच, रैक स्विच, ये हमारा रैक 1 है, ये रैक 2 है और ये रैक 3 है। इसके अंदर हमारा नेम नोड हो गया, डेटा नोड यहाँ तक, स्टैंड बाय नेम नोड आ गया, यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर आ गया। ये हमारा क्लस्टर का आर्किटेक्चर है। अब हमारे पास इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है हडूप इन क्लाउड, मतलब जो भी हडूप है उसको क्लाउड पे स्टोर करना। जब हडूप फ्रेमवर्क जो हमारा हडूप फ्रेमवर्क है उसको जब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिप्लॉय किया जाता है तो उसको ही हम लोग क्या करते हैं, हडूप इन क्लाउड। क्लाउड इन द सेंस कि हम लोग उसको एक ऐसे जगह पे, सेंट्रलाइज जगह पे रख देते हैं जहाँ से ऑनलाइन हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं बिना उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए। यहाँ पे क्या करता है, आपको डेटा स्टोरेज जो एचडीएफएस एंड डेटा प्रोसेसिंग जैसे कि मैप रेड्यूस या यान, दोनों का पावर मिलता है। लेकिन फिजिकल सर्वर्स मैनेज करने की नीड नहीं होती, मतलब हमको और फिजिकली इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। हम इसको ऑनलाइन एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिप्लॉय ऑन क्लाउड। क्लाउड पे डिप्लॉय होने की वजह से इसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और हमको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब बेनिफिट क्या है हडूप को यूजिंग हडूप इन क्लाउड, मतलब जो हडूप क्लाउड पे है उसको यूज करने का बेनिफिट क्या क्या। पहला है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप इजिली नोट्स इसमें क्या कर सकते हैं, आप इजिली ऐड या रिमूव कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ना इंस्टॉल करना पड़ता है कुछ नहीं। ये सारा चीज़ हमारा क्लाउड पे स्टोर होता है, वहीं पे हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। कॉस्ट इफिशिएंसी होता है, मतलब हम जितना पे करेंगे उतना ही यूज़ कर पाएंगे। नो मेंटेनेंस हेडेक, मतलब मेंटेनेंस करने का कोई सर दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये जो जो इसके डेवलपर्स होंगे वही इसको करेंगे, जो इसको होस्ट किया है क्लाउड पे वही इनको मेंटेन करेंगे। फास्टर डिप्लॉयमेंट। फास्टर डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि हडूप को इंस्टॉल करना ईजी हो जाता है, क्योंकि प्री प्री कॉन्फ़िगर्स क्लस्टर्स होते हैं इसके अंदर। हमको सिस्टम पे उसको इन द सेंस कि मतलब एक वर्चुअल वर्चुअल इन्वायरमेंट में हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि जब तक हम लोग यूज़ करें तब तक काम करें। और पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज कौन कौन से हडूप के, जैसे AWS हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, या गूगल पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। एक यूनिट और बचा है, यूनिट 2, वो भी लगभग कल तक आ ही जाएगा। एंड एक 2 आवर की वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारी सारी यूनिट 1 से लेकर 5 तक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है AQ2 रैंकर्स में। अभी जो हम करेंगे वह बिग डेटा का यूनिट 4, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उसी को कवर करेंगे। जो छूट जाएगा उसको बाद में कर देंगे, ताकि आप लोग पढ़ते रहें, रुके ना, थोड़ा बहुत ही पढ़ते रहेंगे, टाइम अच्छा खासा है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है स्पार्क। स्पार्क होता क्या है? स्पार्क जो है हमारा एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है, जो लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब अ, क्या होता है, जो मैप रेड्यूस जो काम करता है वही ये काम करता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा है उससे। मतलब ओपन सोर्स है, फ्री है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है, जो क्या करता है, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। जो भी लार्ज स्केल डेटा होता है, मतलब बिग डेटा के लिए एक तरीके से, उसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब तो जाहिर सी बात आएगी कि हम बिग डेटा को प्रोसेस क्यों करेंगे। क्वेश्चन आया होगा ना मन में कि बिग डेटा का प्रोसेस क्यों करना। तो आप लोग देखे होंगे कि जो छोटे मोटे डेटा होते हैं हमारे एसक्यूएल क्वेरीज, जो भी माई स्केल होता है डेटाबेस पे, रो कॉलम के फॉर्म में हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। पर जो बिग डेटा होता है उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसके लिए हम अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं। इसमें हडूप हो गया, एस हो गया, मैप रेड्यूस हो गया, स्पार्क हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं बिग डेटा को मैनेज और हैंडल करने के लिए। उसी में से एक स्पार्क भी है हमारा। ये क्या करता है, ये इन मेमोरी कंपटीशन करता है, मतलब मेमोरी के अंदर, मतलब मेमोरी का अच्छा यूज़ करता है ये। जिससे क्या होता है, जो भी डेटा प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक हडूप मैप रेड्यूस। मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम में हडूप मैप रेड्यूस में करते थे, और जैसे एक मैप फंक्शन होता था, जो भी इनपुट डेटा उसको मैप करता था, फिर सफल करके हर कॉम्बिनेशन बनाता था, फिर उसको रिड्यूस किया जाता था। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या, जैसे कि डेवलप किया गया था अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के जरिए। इसको जो लिखा गया उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम है वो है स्केला।
सपोर्ट करता है जावा भी और पाइथन भी। यूज़ किया गया था फॉर बैच एंड रियल टाइम स्ट्रीमिंग, जैसे कि एसक्यूएल क्वेरीज के लिए, मशीन लर्निंग एंड ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स है कि जैसे कि पहला हम जैसे कि बता चुके हैं कि इन मेमोरी कंप्यूटेशन करता है। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कि जैसे स्पार्क जो होता है हमारा डेटा को रैम में प्रोसेस करता है। जो भी डेटा होता है हमारा स्पार्क उसको किस में प्रोसेस करता है? रैम के अंदर, जो इसे बहुत फास्ट बना देता है एज कम्पेयर टू हडूप। मतलब हडूप के मुकाबले इसको बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग, स्पार्क सपोर्ट करता है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग स्पार्क स्ट्रीमिंग। ये क्या करता है, जो भी रियल टाइम में डेटा जो आते रहते हैं उसको ये सपोर्ट करता है, प्रोसेस करता है यूजिंग स्पार्क स्ट्रीमिंग का। ईज ऑफ यूज़ मतलब इजी टू यूज़ है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, स्केला, जावा, पाइथन। और फिर हमारा है एडवांस एनालिटिक्स। आप इस स्पार्क में मशीन लर्निंग कर सकते हैं, ग्राफ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज भी कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा एडवांस एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है। लेज़ी इवैल्यूएशन, स्पार्क के जो ऑपरेशंस होते हैं वो लेज़ी होती है। मतलब जो भी एक्चुअल कंपटीशन तब होती है जब रिक्वायर्ड हो, जब ज़रूरत पड़ती है तभी ये करता है कैलकुलेशन, वरना ये कोई कैलकुलेशन नहीं करता। फॉल्ट टॉलरेंस, स्पार्क आरडीडी यूज़ करता है। आरडीडी हम पढ़ेंगे होता क्या है। स्पार्क क्या करता है, आरडीडी का यूज़ करता है जो ऑटोमेटिकली डेटा को रिकवरी करता है अगर नोड फेल हो जाए तो। ये क्या करता है, जो भी हमारा स्पार्क अगर डेटा नोड फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको रिकवर कर लेता है डेटा को। मल्टीपल डेटा सोर्सेज होता है, स्पार्क कैन रीड राइट फ्रॉम एच डी एफ एस, हाइव, एच बी एस, बहुत सारी चीज़ों से और इसको क्या कर सकता है, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है इंस्टॉलेशन ऑफ स्पार्क। तो इंस्टॉलेशन क्या करेंगे, पहले जावा इंस्टॉल करेंगे, फिर स्पार्क को डाउनलोड करेंगे, फिर जो भी स्पार्क हमारा जिप फाइल में होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाकर उसको सेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्पार्क को टेस्ट करेंगे सीधी सी। फिर हमारा स्केला। स्केला क्या है, स्केला एक तरीके का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट करती है। ये क्या करता है, उप्स को तो सपोर्ट करती है बट लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग इसको भी सपोर्ट करती है। तो स्केला क्या हो गया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया जो किसको क्यों सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग उप्स को सपोर्ट करता है, उप्स को और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्केलेबल लैंग्वेज, क्योंकि ये स्मॉल से लेकर लार्ज स्केल सिस्टम तक के लिए यूज़ हो सकती है। मतलब ये छोटे, मीडियम साइज़, बड़े हर साइज़ के सिस्टम के लिए यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। स्केला ज़्यादातर अपाचे स्पार्क के साथ यूज़ होता है बिग डेटा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। जो भी हमारा बिग डेटा एप्लीकेशन होता है उसको डेवलप करने के लिए अपाचे स्पार्क के साथ यूज़ होता है। और पीछे हम देख भी चुके हैं कि स्पार्क को बनाने में जो डेवलप होती है वो स्केला का यूज़ करके होता है। अब स्केला का फीचर्स क्या-क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस फंक्शनल। स्केला एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। अब हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और साथ में फंक्शनल भी है, दोनों को मिला के ये हाइब्रिड बन गया। जावा जावा लाइक ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड फंक्शंस भी। ये क्या कर सकता है, जावा की तरह ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकता है एंड फंक्शन भी। रन्स ऑन जेवीएम, जो स्केला का कोड होता है वो जावा वर्चुअल मशीन पे ही रन होता है, इसलिए जावा लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्केला में हम जावा की लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। कंसाइज सिंटैक्स, स्केला का जो सिंटैक्स होता है वो शॉर्ट होता है एंड एक्सप्रेसिव होता है, जो कोड को क्लीन एंड रीडेबल बनाता है, मतलब बहुत कंसाइज वे में होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। फिर है इंटर ऑपरेबल विथ जावा, आप स्केला में लिखा हुआ कोड इजीली जावा के साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके आप जावा और स्केला को उसके साथ यूज़ कर सकते हैं इसको। अब बिग डेटा में स्केला का क्या यूज़ है, स्पार्क अपाचे स्पार्क का नेटिव लैंग्वेज स्केला ही है। जो नेटिव जो प्राइमरी लैंग्वेज होता है हमारा स्पार्क का, जो हम पीछे पढ़ रहे थे, एक जो टूल होता है उसका जो नेटिव लैंग्वेज, जो प्राइमरी लैंग्वेज है जिसमें लिखा गया है वो स्केला ही है। इसीलिए बिग डेटा इंजीनियर्स इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो भी बिग डेटा इंजीनियर्स होते हैं इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि अब कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिग डेटा इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं, तो आप स्केला लिख सकते हैं। अब डेटा टाइप्स ऑफ स्केला, स्केला के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो, मतलब टाइप्स ऑफ स्केला का मतलब भी होता है डेटा टाइप्स। पहला होता है वैल्यू टाइप, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स। इसमें डेटा टाइप नहीं लिखा होता, बस टाइप लिखा होता है। जैसे कि जो बेसिक हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट, डबल, फ्लोट, कॉन्ज, शॉर्ट, बाइट, कैर, बुलियन, यूनिट, ये सब हमारे इसके डेटा टाइप्स होते हैं। ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप
आपको भी ये सब चीज़ें आ रही होंगी। सेकेंड है अपना रेफरेंस टाइप, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, एरे हो गया, मैप हो गया, सेट हो गया। फिर हमारा आता है ऑप्शन, टपल, आइदर। फिर आता है यूज़र डिफाइंड टाइप, जैसे कि कस्टम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं। फिर अब मोंगोडीबी क्या होता है? मोंगोडीबी हमारा एक नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। क्या है हमारा? हम जो भी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब जेएसएन फाइल के फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं जो भी डेटा होता है उसको। इसका इसका जो यूज़ होता है लार्ज स्केल, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। अब हाँ, एक चीज़ क्वेश्चन बन सकती है कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा 3 होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रक्चर, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर, एक होता है अनस्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नो एसक्यूएल, और इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग एसक्यूएल। ये सब आपने डेटा एनालिटिक्स में पढ़ा होगा या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। बहुत ईजी भी है। अब मोंगोडीबी की फीचर्स क्या क्या हैं? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है। जो भी डेटा स्टोर होता है वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे जेएसएन फाइल के, जो भी जेएसएन फाइल की फॉर्मेट जो होती है उसके उसके अकॉर्डिंग। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस स्कीमा लेस होता है, मतलब कोई इसका एक स्ट्रक्चर नहीं होता है कि इस फॉर्मेट में स्टोर होगा। मीन्स हर डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं उन सभी के जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकता है। फिर हमारा स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट करता है यूजिंग शार्डिंग। एक शेडिंग नाम का एक चीज़ होता है जिसका यूज़ करके क्या करता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करता है ये। हाई परफॉर्मेंस होता है, फास्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन करता है, इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, रीड एंड राइट करता है इंडेक्सिंग की मदद से। एक इंडेक्स होता है जिसके मदद से करता है। फिर आता है एग्रीगेशन फ्रेमवर्क, पावरफुल टूल फॉर डाटा एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी हमारा एग्रीगेशन फ्रेमवर्क है, मतलब इसका जो फीचर्स है, ये एक एग्रीगेशन फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है, एक पावरफुल टूल्स होता है तो डेटा एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। रेप्लिकेशन, सपोर्ट रेप्लिका सेट्स फॉर हाई अवेबिलिटी, मतलब जो भी क्या करता है, जो भी सेट्स बनाते हैं उसका एक रेप्लिका ये सपोर्ट करता है, मतलब डुप्लीकेट, जिससे क्या होता है हाई अवेबिलिटी जैसे डाटा का। मोंगोडीबी डेटा टाइप्स क्या क्या है? स्ट्रिंग होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, एग्जांपल में नेम लिख लेंगे। फिर इंटीजर आता है होल नंबर 32 और 64 बीट में, बूलियन ट्रू फॉल्स, डबल आ गया डेसिमल वैल्यूज, डेट में डेट एंड टाइम, एरे में कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स, नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं, बाइनरी डेटा जो रॉ बाइनरी होता है हमारा 0 1। मेथड्स ऑफ मोंगोडीबी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल से समझना है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा इंसर्ट, इसमें क्या होता है, एक कलेक्शन बनाते हैं डीबी, जैसे उसमें क्या करते हैं डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के ऊपर टेबल वेबल बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग कलेक्शन बनाते हैं, जैसे डीबी बना दिए, डीबी हमारा डेटाबेस का नाम है, कलेक्शन हमारा जैसे एसक्यूएल में टेबल वेबल बनाते हैं तो इसमें कलेक्शन बनाते हैं हम लोग। तो डीबी डॉट कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन, वन उसके बाद क्या किए, ऐसे पैरेंथेसिस ओपन किए, कर्ली ब्रेसेस, नेम डॉट, और यहाँ पे नेम लिख दिए, कॉमा करके एज लिख दिया यहाँ पे। इससे क्या होगा, एक कलेक्शन वन के अंदर क्या होगा हमारा, ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और दूसरा हमारा फाइंड, जिसको रीड करना कहते हैं एक तरीके से हम लोग। फाइंड करने का इसमें बहुत ही ईजी तरीका है, जैसे डीबी डॉट कलेक्शन लिखेंगे, ये मेथड यूज़ होता है, डीबी डॉट कलेक्शन फाइंड, और जैसे मान लीजिए कि एज 25 है तो यहाँ पे लिख दिए ऐसे करके एज 25। तो एज 25 के जितने लोग होंगे वो सबको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा और वहाँ पे दिखाएगा। फिर अपडेट होता है, जैसे मान लीजिए कि इनको अपडेट करना है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे डीबी कलेक्शन डॉट अपडेट वन, ये वन हमारा कलेक्शन का नेम है, तो अपडेट वन किए, नेम, जैसे नेम यहाँ पे डाल दिए विशाल, एंड क्या किए, एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, ये हम अपडेट करने के लिए डॉलर सेट लगाते हैं, सेट लगाने के बाद एज को 26 करते हैं, 25 से 26 कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया, एज हमारी अपडेट हो गई। अब डिलीट में क्या करते हैं, डीबी डॉट कलेक्शन डिलीट वन, डॉलर नेम विशाल, अगर डिलीट करना जैसे जो नेम था विशाल, उसके नाम से जितने भी डेटा है सबको डिलीट कर देगा ये। अगर इसका पहले सिंटेक्स लिखेंगे ऐसे, जैसे डेटाबेस डॉट कलेक्शन डॉट इंसर्ट, फिर कलेक्शन नेम, देन जो भी हमको डेटा भरना है अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लीजिएगा कहीं। और हाँ, नोट्स बना के पढ़िए, लेक्चर सुनने का मतलब होता है कि आप सेट चीज़ों को समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों को सही करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक बार लिखना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स, क्योंकि तभी आप लिख पाएंगे, कि नहीं तो एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे लिखने 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, आपके दिमाग में सिर्फ ओवरऑल डेफिनेशन ही याद होगी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है पूरा आंसर लिखने में। तो हम नहीं चाह रहे कि ये सब प्रॉब्लम हो और आप लोग फेस करें इस चीज़ों को। अब हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस,
नो एसक्यूएल जो हमारा नो एसक्यूएल का मतलब होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो कि स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर तीनों टाइप के डेटा को हैंडल करता है, मैनेज करता है। और ये मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल है। जो भी मॉडर्न एप्लीकेशन यूज़ होते हैं जिसके अंदर हम लोग बिग डेटा देते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या करते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करते हैं। फीचर्स क्या क्या है? अब पहला नॉन नॉन रिलेशनल। रिलेशनल का मतलब होता है कि टेबल, रो और कॉलम के फॉर्म में हम इसको स्टोर नहीं करते हैं। डेटा को टेबल्स और रो के कॉलम के फॉर्म में स्टोर नहीं किया जाता है। रिलेशनल का मतलब भी होता है टेबलर फॉर्म। फिर होता है हमारा फ्लेक्सिबल स्कीमा। जैसे एसक्यूएल पढ़े हो गए तो उसमें बस एक हम ऐसे बनाते थे, रो कॉलम होता था, जैसे यहाँ पे नेम डाल दिए, नेम 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 आ गया, यहाँ पे एज डाल दिए, एज 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 आ गया। यहाँ पे जो इस फॉर्मेट में सेव होता था, जो कि एक फिक्स होता था हमारा स्ट्रक्चर। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। लेकिन नो स्कीमा में क्या होता है, कोई डेटा ऐसे सेव हो सकता है कि वैल्यू पेयर में, कोई कलेक्शन जेसन लाइक स्ट्रक्चर में सेव होता है, मतलब कोई एक फिक्स नहीं होता, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद है हमारा हाई परफॉर्मेंस। फास्ट रीड एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ये हमारा नो एसक्यूएल के जरिए। सब क्या कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं रीड राइट, उसको अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो भी डेटाज होते हैं मल्टीपल सर्वर पे स्टोर होता है। जैसे एक जगह पे स्टोर ना होकर क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स पे होते हैं, ताकि इन केस अगर कुछ हो, जैसे डेटा फेलियर आया तो हम उससे बैकअप कर सके। लिखा हुआ है फॉर रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, जो भी फॉल्ट होगा उसको टॉलरेट करने के लिए। एंड रिलायबल होता है मतलब सेफली, सिक्योरली एंड बैकअप होता है हमारे पास उसका। फिर फीचर्स हैंडल्स बिग डेटा। ये क्या करता है, लार्ज डेटा सेट्स को एंड हाई वेलोसिटी डेटा को के लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। फिर आता है नो ज्वाइंस। आपने अगर किसी ने अगर डेटाबेस पढ़ा होगा तो उसमें इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन होता था, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। इसमें कोई ज्वाइंस नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ईजी होता है यूज़ करना। अब टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, जो हम बात कर रहे थे कि कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता है, तो वो इन्हीं की बात कर रहा था इस फॉर्मेट की। एक होता है की वैल्यू स्टोर। डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। की वैल्यू पेयर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 1 पे हम सेव कर दिए नेम, 2 पे कर दिए एज, ऐसे ऐसे करके। जैसे नेम इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए एकेटिव रैंकर्स। एकेटिव रैंकर्स तो ये हमारा हो गया की, ये हो गया वैल्यू। जैसे लिख देते हैं यूट्यूब, चैनल का नेम हो गया एकेटिव रैंकर्स, तो ये हमारा की हो गया और ये वैल्यू हो गया। फिर दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस का मतलब होता है या तो हम एक्सएमएल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं या जेएसओएन का फॉर्मेट का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जेएसओएन का फॉर्मेट ऐसे कुछ करके होता है, यहाँ पे ऐसे नेम डॉट ये, क्लास डॉट ये, ऐसे करके होता है। फिर आता है कॉलम फैमिली स्टोर्स। डेटा को रोज़ की जगह पे कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करता है। ये क्या करता है, ये रो कॉलम का तो यूज़ नहीं करता, लेकिन कॉलम का यूज़ करता है कभी कभी डेटास को यूज़ करने के लिए सिंगली। फिर होता है ग्राफ डेटाबेसेस। ग्राफ्स के फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस नोड पे डेटा स्टोर कर लेगा, कुछ इस नोड पे स्टोर कर लेगा, ऐसे ही करते रहता है। तो इसमें जैसे एक टॉपिक बच रहा है कि मैंने करवाया था, आई थिंक मैं उसको भूल रहा हूँ। लगभग सारे तो हो गए। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हो गए हमारे। नो एसक्यूएल के बाद हमारा जो भी हमारा मोंगोडीबी है उसके जो भी ऑपरेशन थे सब हो गए हैं। स्केला कर लिए हम लोग। स्केला के बाद हम लोग क्या कर लिए, हमारा ये स्पार्क हो ही गया है। स्पार्क के अलावा आई थिंक कुछ छूट रहा है। हाँ, मैं उस चीज़ को एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं रहा, ताकि बाद में कुछ दिक्कत ना हो। आई थिंक जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर रहा हूँ कि कुछ छूट तो नहीं रहा है यूनिट 4 से। हाँ, एक चीज़ छूट रहा हमारा, वो है यार्न। हमारा जो मेन टॉपिक था यार्न, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, जो हमारा क्या है, हडूप का एक कंपोनेंट है जो छूट रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। नहीं तो मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगा, अभी अगर रिकॉर्ड करूँगा तो उसको देखता हूँ, उसको उसके साथ ही अटैच करके आज अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर। अब समझते हैं कि यार्न होता क्या है हमारा। यार्न का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ये हडूप का एक इकोसिस्टम का एक कोर कंपोनेंट है,
जो रिसोर्स को मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग हैंडल करता है। और जो भी रिसोर्स का मैनेजमेंट या जॉब शेड्यूलिंग होती है उनको ये हैंडल करता है। यान क्या करता है, जो हडूप 1.x के मतलब एक वर्जन जो था उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थे उसको फिक्स किया गया बाय सेपरेटिंग प्रोसेसिंग एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मतलब जो हमारे प्रोसेस और जो प्रोसेसिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट था उनको अलग करके उस लिमिटेशन को फिक्स किया गया हडूप 1.x में। अब हडूप का आर्किटेक्चर देखते हैं। एक मिनट यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए, एक रिसोर्स मैनेजर है यहाँ पे, क्लाइंट से यहाँ पे आया, फिर रिसोर्स मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर यहाँ फिर किया वो, फिर हमारे पास नोड मैनेजर है, फिर इसके अंदर ऐप मैनेजर है और कंटेनर है। अब इन सबका वर्किंग क्या है, कैसे क्या काम कर रहा है, अब ये मैं सबको चीज़ को देखते हैं। और डायग्राम बेसिकली देख लीजिए कि ऐसा डायग्राम है, एग्जाम में डायग्राम बना के आना है और इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज़ों को। क्लाइंट तो हम ही लोग हो गए जो डेटा देते हैं, जो बिग डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब यान के कॉम्पोनेंट जैसे रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स जो मैनेजर होता है जो बीच में था हमारा यहाँ पे जो था रिसोर्स मैनेजर और क्लाइंट ऐसे था। जो रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, ये क्लस्टर का मास्टर होता है। क्लस्टर का मास्टर होता है मतलब क्लस्टरिंग करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या करता है, जो सिर्फ रिसोर्स को एलोकेट करता है, नो जॉब लॉजिक, मतलब कोई जॉब लॉजिक नहीं होता इसका, जो एक ही काम है रिसोर्स को एलोकेट करता है। और दूसरा हमारा एप्लीकेशन मैनेजर। एप्लीकेशन मैनेजर क्या करता है, जो भी न्यू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है और यूज़र के जरिए और उनके लिए एप्लीकेशन मास्टर लॉन्च करता है। जो भी न्यू न्यू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है, जो भी हमारा एप्लीकेशन मास्टर है उसके लिए जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया वो एप्लीकेशन मास्टर को लॉन्च कर देता है उसके लिए। फिर हमारा नोड मैनेजर, ये इंडिविजुअल नोड्स पे रन होता है। नोड मैनेजर जो होता है आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर था और यहाँ पे नोड मैनेजर, जितने भी नोड थे उन सब पे, जैसे 3 क्लाइंट थे तो इधर 3 मैनेजर थे और ये हर इंडिविजुअल नोड पे था। ये क्या करता है, रिसोर्स मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है। ये जो हमारा नोड मैनेजर था इधर, ये इसके साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। अपने नोड के रिसोर्सेज, मतलब अपने जो भी नोड के रिसोर्सेज यूजेज हो जैसे कि सीपीयू मेमोरी का, उन सबको मॉनिटर करता है। मॉनिटर इन द सेंस कि ट्रैक करता है कि कितना यूज़ हो रहा है, कहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं, सब चीज़ों को। कंटेनर्स का लॉन्च करता है ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन मास्टर। ये क्या करता है, अगर एप्लीकेशन मास्टर नहीं है तो उनके बिहाफ पे, उनके जगह पे क्या करता है, कंटेनर को लॉन्च करता है। फिर है हमारा एप्लीकेशन मास्टर जिसको एएम बोलते हैं। एप्लीकेशन मास्टर जैसे होता है, हर एप्लीकेशन या जॉब के लिए एक सेपरेट एएम होता है। एएम इन द सेंस कि हमारा एप्लीकेशन मैनेजर होता है। हर एप्लीकेशन या जॉब के लिए एक सेपरेट हमारा एप्लीकेशन मैनेजर होता है। मतलब सेपरेटली हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन मैनेजर हर एप्लीकेशन के लिए देता है ताकि उसको एक्सेप्ट करे। ये एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम रिसोर्स मैनेजर। ये क्या करता है, एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो भी एप्लीकेशन आए हैं उनको जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उनको एक क्या करता है, रिसोर्स मैनेजर रिक्वेस्ट करता है। जॉब को मैनेज करता है, क्या करता है, जो भी जॉब्स होती है उनको मैनेज करता है, जैसे कि शेड्यूलिंग, टास्क एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। अब कंटेनर क्या होता है, कंटेनर हमारा एक लाइट वेट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है। जो भी कंटेनर होता है एक लाइट वेट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। एक कंटेनर के अंदर एक टास्क या प्रोसेस रन होता है, जाहिर सी बात है एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब उसके अंदर ही प्रोसेस होगा, वो जो भी टास्क होगा या रन होगा। जो नोड मैनेजर होता है इन कंटेनर को लॉन्च करता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन मैनेजर इंस्ट्रक्शंस। एप्लीकेशन मैनेजर जब इंस्ट्रक्शन देता है तो वो क्या करता है, जो भी नोड मैनेजर होता है इन कंटेनर्स को लॉन्च कर देता है। फ्लो ऑफ एजुकेशन समझते हैं, जैसे डायग्राम में देख रहे थे। क्लाइंट जॉब भेजता है रिसोर्स मैनेजर को, जो भी क्लाइंट था जॉब भेजा रिसोर्स मैनेजर को, जो भी रिसोर्स मैनेजर लॉन्च करता है एक एप्लीकेशन मास्टर को, ये एक एप्लीकेशन मास्टर को लॉन्च करता है एक कंटेनर के अंदर ही। अब जो हमारा एप्लीकेशन मास्टर होता है जॉब के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करता है। जो भी एप्लीकेशन मास्टर है, जो भी हमारा जॉब है उसके जो जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है उनको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किससे, रिसोर्स मैनेजर से कि इसको दे दीजिए। फिर क्या होता है, जो रिसोर्स मैनेजर है शेड्यूल करता है, नोड मैनेजर को बताता है टू लॉन्च कंटेनर। जो भी हमारा रिसोर्स मैनेजर है वो एक शेड्यूल करता है, मतलब टाइम बताता है कि जो भी नोड मैनेजर को बताता है कंटेनर को कब लॉन्च करना है। कंटेनर कंटेनर एग्जीक्यूट करते हैं टास्क। अब क्या करते हैं, बताने के बाद जो कंटेनर्स होते हैं वो टास्कों को एग्जीक्यूट करते हैं। जब जॉब कंप्लीट होता है, जब जब जो भी हमारा टास्क या जॉब है
जब वो कंप्लीट हो जाता है तो जो एप्लीकेशन मैनेजर है वो शट डाउन हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है। तो यहीं पे लगभग हमारा यूनिट 4 ख़त्म। तो चलिए फिर मिलते हैं यूनिट 5 में। पहले यूनिट 4 5 करेंगे क्योंकि बहुत ईजी है, ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं इसमें, और हम चाह रहे हैं कि अच्छे से स्कोर करें आप लोग। पढ़ें अच्छे से, लिखें पॉइंट बाई पॉइंट, हर चीज़ है इसमें। और मैं इसके साथ डायग्राम भी, एक बार फिर से अगर डायग्राम समझना है तो समझ लीजिए। क्या किया, यहाँ से जॉब भेजा, जॉब भेजने के बाद यह क्या किया, एप्लीकेशन मास्टर यहाँ भेजा, फिर कंटेनर है यहाँ पे, फिर जो भी एप्लीकेशन मैनेजर है, जो भी जॉब की जो हमारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो इससे मांगेगा कि दो, फिर नोड मैनेजर को बताएगा कि कब स्टार्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट होता है और सारा प्रोसेसिंग होता है ऐसे ही। बहुत ईजी है। डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा लिख देना है कि यार होता क्या है। उसके बाद एक क्लाइंट बनाना है, क्लाइंट तो जो हम लोग जॉब देते हैं। एक रिसोर्स मैनेजर बनाना है, नोड मैनेजर के अंदर 2 चीज़ आएंगी, एप्लीकेशन मास्टर और कंटेनर। इसको एक्सप्लेन कर देना है, इसको करना है, इसको करना है और इसको करना है। 4 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन करना है, और उसका डेफिनेशन और डायग्राम। 7 मार्क्स के लिए ये बहुत है और इनफ है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो एक अलग से भी इसकी रिवीजन वाली वीडियो भी डाल दूंगा मैं। आई थिंक मेरा माइक सही हो जाए बस, और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से रिकॉर्ड हो, अच्छे से आवाज़ आए, क्योंकि मैं अभी तक 10 लेक्चर बना चुका हूँ और आवाज़ नहीं आई थी इसीलिए अपलोड नहीं किया हूँ। तो मजबूरन मुझे फिर से ऐसे करना पड़ रहा है जल्दीबाजी में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है AQ रैंकर्स में। तो बिग डेटा का यूनिट 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारे कवर हो चुके हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब हम यूनिट 5 करेंगे। यूनिट 5 में 4 टॉपिक है, बस वही पढ़ना हमको। पिग पढ़ना है, हाइव पढ़ना है, HBase पढ़ना है और हाइव QL पढ़ना है। 4 टॉपिक है। तो इस वाले सेशन में हाइव QL नहीं होगा, मैं बाद में अटैच कर दूंगा इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं कि पहला पिग होता क्या है। पिग एक प्लेटफॉर्म है जो हडूप के ऊपर काम करता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हडूप से ऊपर काम करता है, जिसमें आप लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉल्ड पिग लैटिन। मतलब एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है पिग लैटिन, उसका यूज़ करके आप लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस कर सकते हैं इसके अंदर। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। पिग लैटिन स्क्रिप्ट होता है, फिर उसके बाद ग्रंट सेल आता है, इधर पिग सर्वर होता है, एक पार्सर होता है, ऑप्टिमाइजर होता है, कंपाइलर होता है, एग्जीक्यूशन डिज़ाइन होता है, फिर मैप रेडिस होता है, फिर हमारा SDFS होता है। तो बस आपको डायग्राम बनाना है और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको एक्सप्लेन करना है। तो अब देखते हैं पिग लैटिन स्क्रिप्ट क्या होता है। यूज़र यहाँ क्या करता है, पिग लैटिन लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिखता है। जो पिग लैटिन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसमें क्या करता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल लोड करता है, फिल्टर करने के लिए जो भी स्क्रिप्ट लिखना होता है वो लिखता है। तो दूसरा हमारा पार्सर। पार्सर क्या करता है, स्क्रिप्ट पार्सर के पास जाता है। जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो कहाँ जाता है, पार्सर के पास। पार्सर जो होता है हमारा क्या करता है, सिंटैक्स चेक करता है। जो हम पास्ट ट्री बना के जो सिंटैक्स चेक करते थे कि सही है कि नहीं, मतलब एक तरीके से ग्रामर चेक करता है। ये कंपाइलर में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें जो होता है ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, लॉजिकल प्लान को ऑप्टिमाइज़र इम्प्रूव करता है। जो भी लॉजिकल प्लान्स होते हैं उनको क्या करता है, और बेटर करता है, इम्प्रूव करता है। अननेसेसरी जो भी स्टेप्स होते हैं, जो भी हमारे स्क्रिप्ट होते हैं, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। ऑर्डर चेंज करके परफॉर्मेंस अगर बेटर होने वाला होता है तो कर सकता है वो। अब ग्रंट सेल क्या होता है, ग्रंट सेल पिक का इंटरेक्टिव सेल होता है। ये तब लॉन्च होता है जब आप पिक कमांड, जैसे कि अब अपने CMD वो जो कमांड होते हैं हमारे कमांड सेल, उसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारे ऑर्डिनरी कमांड्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो लिखते हैं। जैसे लिनक्स में कमांड लिखते हैं तो लिनक्स का हम लोग यूज़ करते हैं कमांड सेल। तो यहाँ पे ग्रंट सेल जो होता है वो पिक के कमांड लिखने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। मतलब पिक के कमांड को रन करते हो या टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट पे, एक तरीके से टर्मिनल की तरह ही है। यहाँ आप लाइन बाय लाइन लैटिन कमांड लिख सकते हैं। यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी लैटिन कमांड होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। पिग सर्वर क्या होता है, पिग सर्वर जो होता है ना हमारा एक जावा क्लास होता है, जो पिग लैटिन स्क्रिप्ट को प्रोग्रामेटिकली रन करने के लिए यूज़ होता है। जो भी हमारा पिग लैटिन स्क्रिप्ट होता है उसको प्रोग्रामेटिकली उसको रन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पिग सर्वर का। अब एग्जीक्यूशन इंजन क्या होता है, इसे फाइनल मैप रेड्यूस जॉब्स को हडूप के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है। जो भी हमारा मैप रेड्यूस जॉब्स होते हैं उसको हडूप के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अंदर हडूप SDFS से डेटा लोड करता है। हडूप क्या करता है, जो हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है वहाँ से डेटा को लोड करता है, प्रोसेस करता है, देन क्या करता है, आउटपुट को राइट कर देता है वहाँ पे। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज,
आप जैसे कि पिग लैटिन एक क्या है, इजी टू राइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। आता है फिर एब्स्ट्रैक्शंस ओवर मैप रिड्यूस। पिग ऑटोमेटिकली मैप रिड्यूस जॉब्स जनरेट करता है। पिग क्या करता है, जो भी मैप रिड्यूस जॉब्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, जनरेट करता है। सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ डेटा। पिग फ्लेक्सिबल है, जैसे कि लॉग फाइल्स, XML, JSON, CSV सब हैंडल कर सकता है। मतलब जितने टाइप के फाइल टाइप होते हैं सबको ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। फिर है तीसरा हमारा एक्सटेंसिबिलिटी। आप कस्टम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी लिख सकते हैं इसके अंदर से, जावा पाइथन इन सब का यूज़ करके। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्या है, पिग स्क्रिप्ट को इंटरनली ऑप्टिमाइज़ करता है एग्जीक्यूशन टाइम पर। जो भी पिग स्क्रिप्ट होता है उसको अगर इंटरनली ऑप्टिमाइज़ करना होता है तो कब करता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पर, ताकि जो भी परफॉर्मेंस हमारा वो बेटर हो सके। और फिर हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। हडूप के ऊपर चलने की वजह से पिग की फॉल्ट टॉलरेंट है। मतलब जो भी एरर्स होता है उन सबको क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको वो मतलब ज़्यादा सह सकता है। और टाइप ऑफ अपाचे पिग, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन जिसको भी कहते हैं। पहला है लोकल मोड। पिग लोकल फाइल सिस्टम में काम करता है। स्मॉल फाइल या टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसका। हडूप क्लस्टर की नीड नहीं होती इसमें। जैसे कमांड पिग पिग डैश एक्स लोकल। मैप रिड्यूस मोड, जिसको हडूप मोड भी कहते हैं। पिग स्क्रिप्ट को मैप रिड्यूस जॉब पे कन्वर्ट करके हडूप क्लस्टर्स पे एग्जीक्यूट करता है। और जो भी हमारा पिग स्क्रिप्ट होता है उसको क्या करता है, मैप रिड्यूस जॉब में कन्वर्ट करता है। जो भी हमारे हडूप क्लस्टर होते हैं उसको क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। अब ये हडूप क्लस्टर क्या होता है, ये सब हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ें अगर दिमाग में रहे, अगर कन्फ्यूज़न रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप इसको यूनिट 1 में देखेंगे तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है कि लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल है। ये क्या करता है, जो बिग डेटा होता है हमारा, जो ह्यूज साइज़ होता है डेटा का, उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। जैसे कमांड रन करने के लिए करते हैं पिग डैश एक्स मैप रिड्यूस। यहाँ पर नोट में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ पिग लिख के रन करते हो तो डिफ़ॉल्ट मोड मैप रिड्यूस ही होता है। जैसे अगर आप पिग लिख दें और उसको रन कर दें तो क्या होता है, इसका जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो हमारा क्या होता है, मैप रिड्यूस ही होता है, लोकल मोड नहीं होता। आई थिंक ये दोबारा ले आ गया है। अब आते हैं हाइव पे। हाइव क्या होता है, हाइव हमारा एक डेटा वेयर हाउस है जो टू बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द हडूप। मतलब एक तरीके का गोदाम कह सकते हैं इसको, डेटा टूल्स का, जो कहाँ पे बना है, हडूप के ऊपर बना है, मतलब उसके हडूप के टॉप पे बना है ये क्या है, हाइव जो होता है, अपाचे हाइव डेटा वेयर हाउस टूल होता है। मतलब जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं उसका एक तरीके से कह सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सेट्स होते हैं, एक तरीके का गोदाम जो हडूप के ऊपर बना होता है। इसका यूज़ होता है स्ट्रक्चर डेटा को क्वेरी करने के लिए। जो इसका यूज़ होता है, जो भी स्ट्रक्चर डेटा होते हैं हमारे, और टाइप्स ऑफ डेटा में 3 होते हैं हमारे, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसको क्वेरी करने के लिए यूज़ होता है, और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइव क्यूएल। और यही एक टॉपिक छूट जाएगा जो हाइव क्यूएल है, हम वो बाद में करेंगे, और मे भी हो सकता है तो इस वीडियो के एंड तक मैं उसको अटैच कर दूँ। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जितनी चीज़ है, जितने जैसे कि हम अभी कन्फ्यूजन हो रहे थे, ये हडूप क्लस्टर क्या होता है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। जो जो चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो रहा है उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। जो हाइव क्यूएल होता है, एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज ही होता है हमारा। अब हाइव ये मेनली यूज़ होता है डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड समराइजेशन के लिए। ये ज़्यादातर यूज़ होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, समरी के लिए, स्पेशली जब SDFS में स्टोर हो। जब जो हमारा डेटा होता है, जब SDFS में स्टोर होता है तब इसका मेनली यूज़ होता है। उसका डायग्राम देख सकते हैं। हमारा एक होता है हाइव क्लाइंट। हाइव क्लाइंट के अंदर आता है हमारा थ्रिफ्ट सर्वर, JDBC, ODBC। उसके बाद आता है हमारा हाइव सर्विस। हाँ, जैसे कि हाइव वेब UI, हाइव सर्वर, कमांड लाइन इंटरफेस। और ये तीनों कहाँ से अटैच है, हाइव ड्राइवर से। उसके बाद हमारा मैप रेड्यूस आता है, फिर SDFS आता है। अब एक एक चीज़ को अच्छे समझते हैं। हाइव क्लाइंट क्या होता है, यूज़र हाइव के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्लाइंट टूल का यूज़ करता है। मतलब हाइव के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो भी क्लाइंट्स होते हैं इन सब टूल्स का यूज़ करते हैं। मतलब उसके अंदर जो टूल्स होते हैं, जैसे कि पहला थ्रिफ्ट सर्वर, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हाइव कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो थ्रिफ्ट सर्वर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाइव से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी लैंग्वेज यूज़ किए, उसको क्या किया, जो थ्रिफ्ट सर्वर होता है हाइव से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, ताकि हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ। अब JDBC जावा बेस्ड एप्लीकेशन को हाइव के साथ कनेक्ट करता है। जो भी जावा बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, JDBC क्या करता है, उन सबको हाइव के साथ कनेक्ट करता है। ODBC ड्राइवर क्या होता है, जो नॉन जावा एप्लीकेशंस होते हैं उसको हाइव से कनेक्ट करता है।
JDBC और ODBC का काम सेम ही है। JDBC क्या करता है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट है। JDBC क्या करता है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन को हाइव के साथ कनेक्ट करता है। ODBC क्या करता है, नॉन जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है। फिर है हमारा हाइव वेब UI, वेब बेस्ड इंटरफेस, जहाँ यूज़र क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकता है। एक वेब बेस्ड हमारा क्या होता है, इंटरफेस होता है, जहाँ पे क्या करता है, जो भी हमारे यूज़र्स या क्लाइंट्स होते हैं और जो भी क्वेरीज होती है वहाँ पे वो क्या कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अब आता है हमारा हाइव सर्वर, कनेक्शन को मैनेज करता है एंड क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए प्लान प्रोवाइड करता है। जो हाइव सर्वर होता है, सर्वर का क्या काम होता है, कनेक्शन को मैनेज करना एंड जो भी इसमें जो भी क्वेरीज होती है उसके एग्जीक्यूशन के लिए प्लान प्रोवाइड करता है कि कैसे क्या करना है। अब CLI तुमको पता है कि क्लाइंट लाइन कमांड लाइन इंटरफेस होता है, हाइव क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने का एक टूल होता है, जिसमें जहाँ पे हम हाइव जो भी हमारे हाइव क्या बोलते हैं कमांड्स होते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हाइव ड्राइवर क्या होता है, हाइव ड्राइवर यूज़र की क्वेरी को प्रोसेस करता है। जो भी हाइव ड्राइवर होता है वो यूज़र की क्वेरी को प्रोसेस करता है। और इसमें दो चीज़ आपको और लिखना है, वो है मैप रिड्यूस एंड SDFS के बारे में 2 लाइन लिखना है। वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे हम लोग यूनिट 1, 2, 3 में, तो हम उसको करेंगे नहीं यहाँ पे। इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट जो छोटा मतलब जो नई चीज़ें थी बस उसी को लिखा है यहाँ पे। अब एक तरीके से कह सकते हैं जो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद हाइव QL बच जाएगा, मैं वो भी बता दूँगा आपको। HBase क्या होता है, अपाचे HBase एक हमारा क्या है, NoSQL डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस है जो कि रन करता है हडूप SDFS के ऊपर। ये हमारा एक NoSQL है, मतलब नॉन रिलेशनल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अलग अलग नोड जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। कॉलम ओरिएंटेड है, जहाँ पे कॉलम में स्टोर करते हैं, जहाँ पे हम लोग जब यूनिट 4 में पढ़े होंगे NoSQL, तो उसके जो टाइप्स होते हैं वहीं से आपको कह रहा है कि HBase एक टाइप का हमारा डेटाबेस है जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के ऊपर ये रन करता है। ये क्या करता है, रियल टाइम में जो भी डेटा होते हैं उस पर रीड और राइट कर सकता है। अब इसके की फीचर्स क्या है HBase के, कॉलम ओरिएंटेड स्टोरेज, हम लोग ने टाइप्स ऑफ स्टोरेज के लिए पढ़ा होगा। कॉलम ओरिएंटेड स्टोरेज क्या करता है, डेटा को कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करता है, ना कि रोज़, मतलब कॉलम और रोज़ में। हम लोग देखते हैं कि कॉलम में क्या है, जैसे मान लीजिए अगर डेटाबेस एक बनता है, जैसे मान लीजिए कि नेम, एज, क्लास, रोल नंबर ये सब लेते हैं, ये सब कहाँ स्टोर होता है, कॉलम में होता है। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हमारे कहाँ स्टोर होते हैं, रोज़ के अंदर स्टोर होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते थे उसमें जो हम क्या करते थे, जो भी हम डेटा स्टोर करते थे वो रो के फॉर्म में करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ कॉलम के फॉर्म में। फिर दूसरा है स्केलेबल, मतलब हॉरिजॉन्टली अक्रॉस थाउजेंड ऑफ मशीन को स्केल कर सकता है ये। अब NoSQL डजंट सपोर्ट ट्रेडिशनल SQL, जो हमारा RDMS होता है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट नहीं करता है, जैसे MySQL ये सबको सपोर्ट नहीं करता। इसका खुद का API है और टूल्स है जैसे कि हाइव, फोनिक्स क्वेरिंग के लिए। रियल टाइम रीड राइट क्या, सपोर्ट रैंडम रियल टाइम एक्सेस टू बिग डेटा, क्या करता है कि रैंडम एक्सेस देता है रीड और राइट करने का रियल टाइम पे बिग डेटा को। बिल्ट ऑन SDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का यूज़ करता है स्टोरेज के लिए, मतलब इसमें जो भी डेटा स्टोर होते हैं हमारे वो क्या कहाँ स्टोर होते हैं, SDFS पे, इसलिए बोला गया कि SDFS के टॉप पे बना। सपोर्ट ह्यूज टेबल्स, इजीली हैंडल्स बिलियंस ऑफ रोज एंड मिलियंस ऑफ कॉलम, ये क्या कर सकता है, इजीली हैंडल कर सकता है बिलियंस ऑफ रोज एंड मिलियंस ऑफ कॉलम्स को। ये HBase का आर्किटेक्चर देख लीजिए, मतलब एक मास्टर है, एक API है, रीजन सर्वर है, इधर H फाइल है, मेम स्टोर है, राइट हेड ब्लॉक है, इधर SDFS है और शूकीपर है। अभी सबको छोटे में समझते हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। HBase मास्टर क्या करता है, जितने भी क्लस्टर्स होते हैं, मतलब जो उसको टुकड़े में तोड़ा होता है उसको मैनेज करता है, और जो भी रीजन्स होते हैं कहाँ किसको असाइन करते हैं, रीजन सर्वर को ये असाइन करता है। हैंडल स्कीमा चेंजेस, जो भी स्कीमा चेंजेस होते हैं उसको क्या करता है, हैंडल करता है। अब रीजन सर्वर क्या होता है, मेन वर्कर नोड, ये जो हमारा रीजन सर्वर होता है वो मेन वर्कर नोड होता है हमारा, हैंडल करता है रीड राइट रिक्वेस्ट को क्लाइंट से। और ईच रीजन सर्वर कंटेंट्स मल्टीपल रीजन, और हर एक रीजन सर्वर में मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। कीपर क्या होता है, एक्ट एज कोऑर्डिनेटर, मतलब कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, मतलब जो भी रीजन्स होते हैं उनको मैनेज करने में मदद करता है। और जो भी फेलियर्स होते हैं, सॉरी फेल लेवल लिखा गया है, फेलियर होगा वहाँ पे, जो भी फेलियर्स और ट्रैकिंग रीजन सर्वर का, मतलब जो भी रीजन सर्वर होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए इसका यूज़ होता है। और इधर है SDFS तो हमको पता ही है कि स्टोर करता है एक्चुअल डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में। इन सबको हम लोग देखेंगे आने वाले यूनिट, आई थिंक यूनिट 3 में है या 2 में है, तो आई थिंक 2 में है।
तो वहाँ पे इसको हम देखेंगे एचडीएफएस को अच्छे से, तो अच्छे से समझ में आएगा। और लगभग यूनिट 5 यहाँ पे ख़त्म है, बस एक टॉपिक रह गया है जो कि है हमारा हाइव क्यूएल, हाइव क्वेरी लैंग्वेज। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक साउंड क्वालिटी बेटर हो गई होगी थोड़ी सी। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे यूनिट 1, फिर यूनिट 2 एंड फिर यूनिट 3। आई थिंक कल तक आपको मिल जाएगा, और परसों आपको मिल जाएगी पूरी लॉन्ग वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही सारे को ख़त्म कर दूँ, सारी यूनिट को जितने टॉपिक्स बच गए हैं। क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक छोड़े थे कंप्यूटर नेटवर्क में, बाद में टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया था, कुछ बच्चे उसको क्या कर पाए, देख नहीं पाए, हो सकता है उनका क्वेश्चन छूट गया होगा क्रिप्टोग्राफी से। तो आप लोग भी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, एकेटिव रैंकर्स में जाएंगे, मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे चले जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा एक टॉपिक रह गया था यूनिट 5 से, हाइव क्यूएल। हाइव क्यूएल क्या होता है? हाइव क्यूएल एक एसक्यूएल लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसका फुल फॉर्म जो होता है हाइव क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो कि एक एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज होती है जो अपाचे हाइव के अंदर यूज़ होती है। मतलब ये डिट्टो सेम टू सेम किसकी तरह होता है? हमारा एसक्यूएल जो हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो हम लोग माई एसक्यूएल के जो क्वेरीज लिखते हैं उसके जो सिंटैक्स होते हैं वो सेम होते हैं इसमें भी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम एसक्यूएल ही यूज़ करते हैं, और उस एसक्यूएल को जब हम हाइव के अंदर यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग हाइव क्यूएल बोलते हैं। इसका यूज़ होता है बिग डेटा को क्वेरी करना, एनालाइज करना, मैनेज करने के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो भी डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है? एचडीएफएस में। जाहिर सी बात है, बिग डेटा हमारा कहाँ होता है स्टोर? एचडीएफएस में। तो उन्हीं के डेटा को क्वेरी करना, एनालाइज करना, मैनेज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब जब आप हाइव क्यूएल का यूज़ करते हो तो क्या क्या चीज़ें होती है? जैसे पहले कि आप तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल जैसी क्वेरीज को लिख सकते हैं, मतलब सिंटैक्स जो होता है सेम टू सेम होता है एसक्यूएल जैसा ही। कुछ कुछ चेंजेस होती है इसके अंदर। हाइव उस क्वेरी को मैप रेड्यूस जॉब में कन्वर्ट करता है। अब जो भी हाइव हमारा क्या करता है, जो क्वेरी हम लिखते हैं उसको मैप रेड्यूस में कन्वर्ट करता है। मैप रेड्यूस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, वो हडूप सिस्टम उस क्वेरी को प्रोसेस करता है। हडूप सिस्टम जो भी होता है, जो भी क्वेरीज आई हैं उन सब चीज़ों को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। अब हाइव क्यूएल का यूज़ क्या है? जो भी हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है उसको एनालाइज करना। अब बिग डेटा के अंदर स्ट्रक्चर डेटा भी आ सकते हैं हमारे। एसक्यूएल लाइक सिंटैक्स होता है, सेम टू सेम हमारा एसक्यूएल की तरह सिंटैक्स होता है जो बिग डेटा को हैंडल करता है। डेटा वेयर हाउसिंग टास्क परफॉर्म करना हडूप के इन्वायरमेंट में, ये क्या करता है, इसकी मदद से हम लोग जो भी डेटा वेयर हाउसिंग टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करता है हडूप के अंदर। अब हमारे इसमें जो कॉमन हाइव क्यूएल्स कमांड है, जैसे कि क्रिएट टेबल। आपने अगर एसक्यूएल माई एसक्यूएल पढ़ा होगा तो उसके अंदर क्या करते थे, क्रिएट टेबल लिखते थे और टेबल नेम लिख देते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, और टेबल नेम है स्टूडेंट। उसके अंदर हमने 3 कॉलम बनाया है, एक हमारा आईडी नाम का है, एक नेम नाम का। तो ऐसे क्रिएट हो जाएगा आईडी, नेम, और हमारा यहाँ पे मार्क्स, मतलब आईडी नेम मार्क्स। अब जो जो हम इंसर्ट करते जाएंगे, जो आगे पढ़ेंगे इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट कर जैसे आईडी 1 है, नेम जैसे मान लीजिए 82 है, मार्क्स आया 80, तो ऐसे ऐसे वो रो के फॉर्म में स्टोर होते चला जाएगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपली जो कमांड लिखते हैं सीधा लिखते हैं क्रिएट। इस पर थोड़ा डेफिनेशन में लिखना होगा एग्जाम में कि टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसका क्रिएट कमांड का, और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें डेटाबेस क्रिएट करते नहीं है क्योंकि हम लोग हाइव क्यूएल के साथ हाइव के साथ यूज़ करते हैं। तो इसमें बस हमको टेबल बनानी होती है। अब सिलेक्ट, अगर किसी ने पढ़ा भी होगा, अगर अच्छे मतलब ठीक ढंग से, तो सिलेक्ट कमांड का मतलब पता होगा कि जैसे हम लेके सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट में जितने भी हमारे जो जो रो और कॉलम्स हैं उनको क्या करो, प्रिंट कर दो, मतलब डिस्प्ले पे शो कर दो। इसी तरह प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है सिलेक्ट। अब इंसर्ट जैसे बताया कि जैसे वहाँ पे आईडी, नेम और यहाँ पे मार्क्स बन गया है, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट, मतलब इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट, और वैल्यूज दे दिया गया 101, मतलब आईडी है ये, 82 हमारा नेम हो गया और 88 हमारा मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 101, और यहाँ पे 82, और यहाँ पे आ जाएगा 88, ऐसे करके स्टोर हो जाएगा। अल्टर टेबल, अल्टर का मतलब होता है कोई चीज़ अपडेट करना या न्यू चीज़ को ऐड करना। जैसे मान लीजिए टेबल में एक नई कॉलम हमको ऐड करना है तो हम उसको अल्टर कर देंगे। तो चेंज करना होगा टेबल नेम में, ये सब तो हम भी कर सकते हैं। जैसे कमांड कैसे लिखा गया है, अल्टर टेबल स्टूडेंट, टेबल का नेम और ऐड लिख के, और जो भी एक कॉलम हमको ऐड करना था क्या, एज इंट, मतलब अब आईडी के साथ एज आएगा, एज के साथ नेम आएगा, और ये एज कहीं भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है और लास्ट में कहीं भी आ सकता है। और जो हमारा लास्ट है, हमारा इसमें जो कमांड यूज़ करते हैं हम लोग वो है ड्रॉप टेबल।
ड्रॉप का मतलब होता है जब आपको पूरी तरह से टेबल को डिलीट करना होता है तो आप सीधा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखना है आपने, आप इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं जो आप कैपिटल में लिखिए या केस सेंसिटिव, ये नहीं होता, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ड्रॉप स्मॉल टेबल लिखेंगे और टेबल का नेम लिख लेंगे, डिलीट हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो एसक्यूएल होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है कि हाँ जैसे स्मॉल ए का मतलब कुछ और कैपिटल ए का नहीं, ये दोनों का मतलब सेम ही समझता है। तो यूनिट 5 लगभग हो चुके हैं, जल्दी यूनिट 1 और 2 एंड 3 भी आ जाएंगे।